जब जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाने का सीजन आता है ना, मैं बहुत घबरा जाता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। कोई टॉपिक जो मैं छोड़ रहा हूँ, जिसको मैं टिक नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 बार 3 बार मिनिमम सोचता हूँ कि क्या ये इंस्टीट्यूट दे सकता है? क्योंकि यहाँ पे बच्चों की करियर का सवाल है, बच्चों बच्चों का इतना विश्वास है मुझ पे कि सर अगर कह रहे हैं तो तुम लोग ब्लाइंड फेथ करते हो मुझ पे और छोड़ देते हो उन टॉपिक्स को। मुझे बहुत डर लगता है। बीइंग अ टीचर मैं हमेशा कहता हूँ 100% सिलेबस करके जाओ, लेकिन इतना वॉल्यूम हो जाता है एक टाइम के बाद कि हमको इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस अटेम्प्ट, ये पता होना जरूरी हो जाता है। और कहीं ना कहीं फिर हम उसको ज्यादा वेटेज देते हैं और दूसरे टॉपिक्स को कम वेटेज देते हैं, बट आप सभी के प्यार और विश्वास के कारण हम हमेशा से जीतते आए हैं। लेट अस सी इस बार क्या होता है। तो क्या हाल है मेरे सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत ही सॉलिड चल रही होगी। शुरुआत करते हैं सर मई 2026 के बिजनेस लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ ताबड़तोड़ तरीके से। सुनना मेरी बात को, मैं एक बार आगे बढ़ने से पहले थोड़ी बहुत चीजें ना बता देना चाहता हूं। जो बच्चा पहली बार मुझे सुन रहा है या वो पहली बार इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को वीडियो देखने आया है, मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि भाई ये डिस्क्लेमर साफ है कि आप लोगों को 100% टॉपिक करना होता है, बट मैं आप लोगों को सिलेक्टिव ये जो चीजें बताने वाला हूं अभी, ये हाई वेटेज टॉपिक्स है जो जिससे एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है। एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का ये काम होता है कि बैंक अगर क्लाइंट को लोन दे रहा है, अगर आप जाते हो बैंक के पास, बोलते हो मेरे को लोन चाहिए, बैंक देखता है ए भाई तेरा टर्नओवर कितना है, क्लाइंट बोलता है मेरा टर्नओवर 3 करोड़ रुपए है, बैंक पूछता है तेरा टर्नओवर पिछले साल कितना था, क्लाइंट बोलता है 2 करोड़ था, बैंक पूछता है उसके तीसरे साल पिछले बार भैया कितना था, बैंक बोलेगा वो बोलेगा 1 करोड़ था। मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, हर बार तेरा टर्नओवर डबल हो रहा है। इसका ये मतलब दिख रहा है कि चौथे साल में तू 4 करोड़ का टर्नओवर करेगा, पांचवें साल में तू छठवा का टर्नओवर करेगा। समझ आ रहा है ना मेरी बात को? हम पास्ट ट्रेंड एनालिसिस को देखते हैं और आगे क्या हो सकता है बस इस चीज को प्रिडिक्ट करते हैं। तो सर इंस्टीट्यूट जो है ना वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, बट स्टिल मैं कोशिश करता हूं कि मैं जितना हो सके इंस्टीट्यूट को प्रिडिक्ट कर सकूं। 17 अटेम्प्ट 18 अटेम्प्ट को एनालाइज करने के बाद मैं इन टॉपिक्स की तरफ पहुंच पाता हूं। बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम देना पड़ता है। एक बार टॉपिक्स फाइनलाइज होने के बाद फिर से सोचना पड़ता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई, है ना? तो डिस्क्लेमर ये है कि 100% करो, बट इसको तुम ज्यादा वेटेज के साथ करो। मैं मना नहीं कर रहा हूं 100% की तरफ, लेकिन इनको ज्यादा प्रायोरिटी पे और ज्यादा वेटेज के साथ इनको करना है। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी जान लेते हैं एक बार, फटाफट से आ जाओ। इसके साथ ही मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी और लाया हूं कि मैं ला रहा हूं आप लोगों के पास एक राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज जिसका नाम होगा लेट्स राइट, और ये मई 2026 से ही मैं शुरुआत करने वाला हूं। और आज मैं तुमको बताता हूं इसका पहला लेक्चर कब होने वाला है। सर इसका पहला लेक्चर होने वाला है अभी अभी अभी, अरे 16 तारीख से सर, है ना? राइटिंग का हम प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स राइट 16, 17, 18, 20, 21, 22 और 23 यूट्यूब में मिलेंगे लाइव, रोज रात को 10:30 बजे। बढ़िया तरीके से करेंगे। जो बच्चे मुझे जानते हैं, वो विश्वास करते हैं, उनको पता है कि मैं आऊंगा तुमको सिखाऊंगा। हम पूरी कोशिश ऐसी करते हैं कि भैया जिस बच्चे ने आज तक एक बार भी कुछ नहीं लिखा है उसको पूरा राइटिंग में कॉन्फिडेंस आ जाए। मेरी पूरी कोशिश हमेशा यही रहती है और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस पे खड़ा उतर भी पाता हूं। लेट मी सी, है ना? अच्छा, उसके बाद देखते हैं सर, मैं आप लोगों को एक और खुशखबरी दे देता हूं। खुशखबरी ये है कि सर आप लोगों का टॉप 75 क्वेश्चन जो पिछले बार भी आया था इस बार भी आएगा। सर कब आएगा ये टॉप 75? टॉप 75 आने वाला है 24 या 25 अप्रैल को यूट्यूब लाइव पे। मतलब सर ये एक्सक्लूसिवली रहेगा फॉर मई 2026 ओनली। सितंबर का बच्चा हमको यहां पे नहीं चाहिए। मई 2026 वाले बच्चों, टॉप 75 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिससे एग्जाम में आने के हाई वेटेज चांसेस होते हैं। हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एज अ मैराथन स्पीड पे, ठीक है? तो तुम लोगों का बहुत फायदा हो जाएगा। जरूर आ जाना, कैलेंडर अभी से बुक कर लो, राइटिंग पे रोज बैठ जाना। 7 दिन बस मांग रहा हूं, 7 दिन, दो दो तीन तीन क्वेश्चन कराऊंगा इस तरीके से कि भैया तुम्हारा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे नहीं पहुंचाया ना तो 7वें दिन भैया जो बोलोगे सुनने आऊंगा। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। काम अच्छा कर रहे हैं, तारीफ पाते हैं तो काम बुरा करने पे बुराई भी लूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, लॉ का मिनी डोज, ये मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज चालू कर रहा हूं जिसमें हम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स या फिर जो क्या कहते हैं हाई वेटेज टॉपिक्स है जिसको कम समय के अंदर हम कवर अप कर पाए। फॉर एन एग्जांपल कॉर्पोरेट विल और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के सारे केस स्टडीज आधे घंटे के अंदर, प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आधे घंटे के अंदर कैसे कवर अप हो जाए। तो ये टॉपिक्स आने वाले हैं सर और बहुत जल्द 22 तारीख 23 तारीख से शुरुआत होने वाले हैं। तो आप लोगों का कोई अगर रिकमेंडेड टॉपिक है जो आधे घंटे के अंदर मैं कवर अप कराऊं, टेक्निकल पड़ता है आप लोगों को, कमेंट कर देना, मैं जरूर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने आऊंगा। वैसे मैं हर वीडियो में आता हूं, कमेंट जरूर देख के जाता हूं, है ना? इसके बाद सर कुछ चीजें और है छोटी मोटी, कि जैसे अभी हम हर हर चैप्टर को खोलेंगे, वहां पे मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि रेड हाइलाइट्स हो रहे हैं मेरे, अच्छा सर ग्रीन हाइलाइट्स हो रहे हैं। रेड हाइलाइट का मतलब होता है वो ए कैटेगरी है, इस बार मुझे बहुत ज्यादा चांसेस लग रहा है कि वो सवाल आ सकता है। जो ग्रीन हाइलाइट्स है वो बी कैटेगरी है, मैं उनको दो कारणों की वजह से मार्क करता हूं। बी कैटेगरी मतलब थोड़ा कम इंपॉर्टेंट या फिर मुझे डर लग रहा है,
मुझे डर लग रहा है वो सवाल छोड़ने में, मुझे डर लग रहा है उन चीज़ों को छोड़ने में। मुझे पता है कहीं न कहीं इंटरनल इंट्यूशन कह रहा है, ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन मेरा दिमाग बोलता है अलर्ट, भाई आ सकता है इंस्टीट्यूट कभी भी कुछ भी कर देता है, अनप्रेडिक्टेबल है, ये ग्रीन हाइलाइट्स पे मिलेंगे तुमको। और जिस पे कोई हाइलाइट्स नहीं है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, करना तो है, लेकिन वो लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ-साथ सर पेपर का पैटर्न की बात करूँ तो अभी जो है ना इंस्टीट्यूट ने हमारे जनवरी 2026 में हमारे कॉन्ट्रैक्ट टैग में 38 मार्क्स का वेटेज होता है, बट सोगा में 6 नंबर ट्रांसफर कर दिया है। मतलब 32 मार्क्स का आया था कॉन्ट्रैक्ट टैग में और 6 नंबर शिफ्ट हो गया था सोगा में। सोगा 20-21 नंबर का आता है, 6 नंबर का ज़्यादा वेटेज का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 3 का सी जो था वो कॉन्ट्रैक्ट टैग का होता है, बट इस बार जो है सोगा का बना था, है ना? तो सर क्या यही पैटर्न एक्सपेक्टेड है इस बार भी? कह सकते हो। मुझे लगता है कि ये इंस्टीट्यूट कभी-कभार एक आध बार करता है, बट इंस्टीट्यूट अपने पुराने पैटर्न पे ही चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट टैग से 38 मार्क्स का ही आएगा और सोगा से 21 नंबर का ही आएगा, मुझे ऐसा लगता है। जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि सितंबर 2025 का पैटर्न ही पूरा बदल गया था, लेकिन जैन 26 में इंस्टीट्यूट वो पैटर्न रिपीट नहीं करेगा। देख लो, इंस्टीट्यूट ने सिर्फ एक सवाल बदला, बाकी पूरा पैटर्न सेम था। ठीक है, डन है सर। इसके बाद बात करेंगे आगे। तो जो है ना बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, इस बात को ना मैं हमेशा इग्नोर कर सकता हूँ क्या? नहीं सर, इससे बेटर है बता दो कि सर इतना ही कर ले पास हो जाएँगे क्या? मैं कहता हूँ हाँ, थंबनेल नहीं पढ़ा, इतना ही कर लो पास हो तुम, विश्वास करो, है ना? ब्लाइंड ब्लाइंड विश्वास करो, इतना कर लोगे पास तो हो जाओगे भाई, पास की गारंटी मैं ले रहा हूँ, बाकी तुम संभाल लेना, है ना? पीडीएफ मिलेगा? नहीं मिलेगा, 60 प्लस आ जाएगा, मोस्टली लगता है आ जाएगा, क्योंकि जब-जब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ 90, 100, 110, 111 आउट ऑफ 126 तक टच मैंने किया है, मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड अब तक 111 का गया हुआ है ना? तो अब 111 में क्या तुम 60 नहीं ला पाओगे? क्या 90 या 95, 100 में तुम 60 नहीं ला पाओगे? ला सकते हो। तो भैया अगर तुम इसको बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हो तो पूरी उम्मीद है कि तुम 60 लेके आ जाओगे। डन है सर, शुरुआत करें। और लास्ट एडवाइस आखिरी कि आप पेन, हाइलाइटर, मॉड्यूल या कोचिंग की जो भी बुक्स हैं उनको लेके बैठो, है ना? और आखिरी तक देखना, क्योंकि मैं हर बार जब भी बताता हूं तो मेरे कमेंट साथ में बताता हूं क्यों मैंने इसको इंपॉर्टेंट किया, क्यों मैं इसको छोड़ रहा हूं। वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो सुनते जाओ मेरी बात को, अभी पॉज कर दो, जाके मॉड्यूल ले आओ, मॉड्यूल से देख लो भैया मेरी मार्किंग मॉड्यूल में मिलेगी तुमको। अच्छा, इसके अलावा कोचिंग बुक्स में करना है उस पे करो, पेन हाइलाइटर लेके बैठो। इस वीडियो को अगर 1 घंटे का ये वीडियो है ना, 2 घंटा दो, 3 घंटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लिखो, तुम मार्किंग करो, तुम इसको टाइम दो और इसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बदल दो कि भैया अब जो है ना सर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ गया है, तो अब मेरा काम ये रहेगा कि मेरा प्राइमरी फोकस जो है ना सर के ए कैटेगरी और बी कैटेगरी पे रहेगा। उसके बाद जो समय बचेगा वो मैं सी कैटेगरी पे दूंगा। ये तुम्हारे पढ़ाई करने का तरीका अब से होना चाहिए लॉ को लेके। अभी मई 2026 के बच्चों के लिए कहा जा रहा है, सितंबर के लिए अलग से वीडियो आएगा। डन सर, शुरुआत करें। बिल्कुल सर, डन 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 डन, शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले चलते हैं आईआरएफ की तरफ में, और आईआरएफ का टॉपिक है ना वैसे छोटा टॉपिक है, सिलेक्टिव करके मत जाओ, मेरी बात मानो, पूरा कर लो, ज्यादा बेटर है। 6 नंबर में 5 नंबर आईआरएफ दे के जाता है अगर तुम सही से लिख के आओ तो। लेकिन इस बार प्राइमरी फोकस इंस्टीट्यूट का टाइप्स ऑफ लॉज आने का मुझे बहुत ज्यादा चांसेस लग रहा है। उसके बाद सेकेंडरी में मैंने रखा है हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। ये दो में से कोई एक आ जाए, बहुत मुझे इस चीज की उम्मीद लग रही है ना? एक सवाल आता है 6 नंबर का 4 का सी, है ना? तो देखो व्हाट इज लॉ को मार्क कर लेना। ये हमेशा आप लोगों का माहौल सेट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इंस्टीट्यूट पूछता नहीं है लॉ क्या है, बट तुमको लिखना पड़ता है। दूसरा सर सोर्सेस, मुझे उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि अभी मोस्ट ना पिछले अटेम्प्ट में तो नहीं, बट पिछले के पिछले अटेम्प्ट मतलब सितंबर 25 में शायद सोर्सेस आया था, तो मुझे उम्मीद कम लग रही है नहीं आएगा, मैंने छुड़वा दिया है। प्रोसेस ऑफ लॉ आज तक इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया है, पता नहीं क्यों नहीं दिया। एक आध बार आपको दे सकता है 3 नंबर का सवाल बना के। टाइप्स ऑफ लॉ लास्ट आखिरी बार सितंबर 2024 में आया था, उसके बाद कभी देखने को नहीं मिला है। बहुत हाई चांसेस लग रहा है टाइप्स ऑफ लॉज इस बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। बड़ा सवाल भी है, आपको सब कुछ याद करना है, थोड़ा फोकस होकर सब कुछ याद करने की कोशिश कर लेना। एनफोर्समेंट ऑफ लॉ से इस बार इंस्टीट्यूट ज्यादा नहीं देगा, मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है ना? तो देखो यहाँ पे एनफोर्समेंट में मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं मार्क किया है, कॉर्पोरेट अफेयर्स मैंने मार्क कर लिया है। सेफ्टी के लिए डर लग रहा था यार, चांसेस नहीं है, डर लग रहा था, बस मैं बता दे रहा हूं तुमको कि मैं कौन सा डर से मार्क करता हूं और कौन सा मुझे लगता है कि हाँ ये आ सकता है। ये मुझे उम्मीद कम है, बट ये डर है मेरा। ठीक है, तीसरा भैया सेबी, मेरा मन नहीं कह रहा है। अच्छा, आरबीआई तो अभी अभी आया था, आईबीबीआई अभी भी आया था, तो ये तो मैं एनीवे छोड़ने वाला हूं। ठीक है सर, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम हाई चांस, लेकिन सेकंड कैटेगरी में। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे इस बार लग रहा है वो है टाइप्स ऑफ लॉस। अच्छा, मैं अब आगे चल रहा हूं सर, छोटे छोटे चैप्टर जो सिंगल है उसको पहले निपटाते हैं, फिर यूनिट वाइज चलेंगे। अब मैं चल रहा हूं एलएलपी की तरफ में। तो एलएलपी में देखो, एक सवाल आता है 2 का सी, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 का 6 आता है, और इसमें मेरा प्राइमरी फोकस क्या कह रहा है देख लो भैया। इसमें मेरा प्राइमरी फोकस कहता है कि इस बार जो है ना एलएलपी से जो सवाल आएगा वो इनकॉर्पोरेशन से नेम चेंज में आ सकता है, नेम में से कुछ भी उठा के दे सकता है। स्मॉल एलएलपी, पता नहीं क्यों मेरा दिल बोल रहा है कि यार स्मॉल एलएलपी आ सकता है।
है ना? क्योंकि देखोगे तो बैठ नहीं रहा है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है, अगर इनकॉर्पोरेशन से आया तो 6 नंबर का अकेला वो वेटेज खा जाएगा, बट स्मॉल एलएलपी जो है 3 नंबर से ज़्यादा का नहीं आएगा। स्टिल बाकी 3 में क्या दे सकता है इंस्टीट्यूट, मुझे नहीं पता। बट मुझे लगता है कि ये दोनों में से ज़्यादा चांसेस है। स्टिल मैंने क्या-क्या माँग किया है, आ जाओ तुमको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनिशन आज तक इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया। तो भैया कभी भी दे सकता है, जब सनकेगा तब दे देगा। दूसरा स्मॉल एलएलपी लास्ट सितंबर 2024 में आया था। थोड़ा मेरे को यार इंट्यूशन आ रहा है स्मॉल एलएलपी बहुत चांसेस है। देख लो भैया, कर लेना। फिर आता है फिर हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर, डर लग रहा है, चांसेस नहीं है, डर लग रहा है ना? अच्छा, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी की बात करूं तो यहां मैंने कुछ चीजें मार्क की है, जैसे एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन और सेपरेट लीगल एंटिटी आएगा तो इनमें से कुछ एक ही, कि एलएलपी का आपको सेपरेट लीगल एंटिटी पे कोई केस स्टडी दे दिया, लेकिन आपको लिखना तीनों पड़ेगा, इसलिए मैंने तीनों को मार्क कर दिया एज अ लॉ के पार्ट के आंसर ऑफ पार्ट, मतलब पार्ट ऑफ आंसर के तहत में ये तीनों लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने तीनों मार्क कर दिया। आगे बढ़ोगे तो भैया यहां से ना सवाल आने के चांसेस लग सकते हैं। आरटीपी में भी दिया है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या है और कॉमन सील क्या है। तुम लोगों को कंपनीज एक्ट का कॉमन सील भर भर के याद रहता है, बट एलएलपी का तुम भूल जाते हो। यहां ध्यान रखना, यहां पे ना अगर कॉमन सील नहीं दिया है तो कौन साइन करेगा, नहीं लिखा है। यहां पे लिखा गया कस्टडी किसके पास रहेगी, कस्टडी की बात यहां पे हो रही है भाई, कौन साइन करेगा वो नहीं दिया है, तो थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना और कवर अप करना। डन है सर। उसके बाद मैंने बोला तुम यहां मार्क कर लो एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, नेवर, आज तक एग्जाम में नहीं आया। और एडवांटेजेस को मैंने मार्क क्यों किया है, इसलिए किया है क्योंकि भैया एग्जाम में आ गया, तुम बोलोगे एलएलपी इज बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी परपेचुअल सक्सेशन, एलएलपी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ओए भाई, इंस्टीट्यूट खेल खेल देगा, तुम लिख सही रहे हो बट मार्क्स वही देगा जहां पे बच्चा वही लिखेगा जो मॉड्यूल में दिया है। मॉड्यूल में ये पॉइंट्स दिए, तुमको वही लिखना पड़ेगा। वो थ्री इडियट्स का लाइन याद है, वो जो है हमारा, जो मास्टर जी थे, ये है मशीन, ये लिखोगे एग्जाम में, बुक में ये दिया है और तुमको अगर पास होना है तो यही लिखोगे। और तुमने बोला सर लेकिन और भी तो किताबें हैं, और भी तो हैं जो बोलते हैं कि मन से लिखना अलाउड है, तो मैं कह रहा हूँ गेट आउट, हो गया ना? अब तुम लोग फिर अब ये मत बोलना कि मैं मन से लिख के सर टॉप लग के दिखाऊँगा और आपका मुँह बंद कराऊँगा। भाई कर दे भाई, बढ़िया है, आप ही का पेपर उठाएँगे और सबको दिखाएँगे कि मन से लिख के आने के बाद भी टॉप कर रहा है ना? तो चलो सर आ जाओ देख लेते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी में, है ना? इस बार मुझे उम्मीद कम लग रहा है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी इंस्टीट्यूट दे सकता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया है ना? और इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, के रजिस्ट्रेशन में वो 14 दिन का इम्पैक्ट यहाँ से अलग से सवाल पूछ सकता है, ये पूरा 6 नंबर का दे दे, इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, तो मैंने मार्क नहीं किया। रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं किया, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंने नहीं किया है। नेम में से कुछ भी आ सकता है, नेम आ जाएगा, रिजर्वेशन आ जाएगा, चेंज ऑफ नेम आ जाएगा। और डिफरेंशिएशन में एलएलपी वर्सेस एलएलसी, मतलब हमारा पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी में क्या डिफरेंस है, ये मैंने बी कैटेगरी में रखा है, मुझे डर नहीं लग रहा है, ये आ सकता है। सीए इंटर में अगर इंस्टीट्यूट ऐसा सवाल दे सकता है तो आपके सीए फाउंडेशन में तो दे ही सकता है। अच्छा, एलएलपी में ना एक बात तुमको और बताता हूं, एक बड़ा भयानक सवाल है जो आज तक इंस्टीट्यूट ने दिया नहीं है, जिस दिन देगा माहौल खराब हो जाएगा। तुम लोग बोलोगे यार ऐसे आउट ऑफ सिलेबस बात करता है। आ जाओ मॉड्यूल के लास्ट में आ जाओगे, तुमको एक सवाल मिलेगा, दैट इज कौन-कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स है जो एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जरूरी है। 7 पॉइंट्स है और ये 6 के 7 पॉइंट्स ना इंस्टीट्यूट ने अलग से मॉड्यूल के लास्ट में दिया है, जो मॉड्यूल में डायरेक्टली नहीं किया गया। डायरेक्टली ये सवाल नहीं पूछा गया है, बट लास्ट में ना इंस्टीट्यूट ने एक पैटर्न बना के यहाँ पे पूरा आंसर फ्रेम किया है। इसमें लिखा वही चीजें है कि भैया हमको इलेक्ट्रॉनिकली वो करना पड़ेगा, 2 पार्टनर चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, लिखी वही चीजें है, लेकिन ये एलिमेंट्स के तहत बात हो रही है, तो ये एग्जाम में कभी भी आ सकता है, इसको थोड़ा मार्क करके रखो। जब आएगा पेपर टफ हो रहा है ये समझ लेना उस अटेम्प्ट का, ठीक है? डन है सर, एलएलपी हो गया। कंपनीज एक्ट की तरफ चलते हैं। कंपनीज एक्ट में इस बार मुझे लगता है प्राइमरी फोकस इंस्टीट्यूट का जो है मेमोरेंडम की तरफ रहेगा, डॉक्ट्रिन की तरफ रहेगा, आर्टिकल्स भी कह सकते हो। इस बार इंस्टीट्यूट क्लासिफिकेशन पे इतना वेटेज नहीं देगा जितना वो हमेशा देता है। इस बार इंस्टीट्यूट मेमोरेंडम पे भर भर के वेटेज देगा, डॉक्ट्रिन्स पे बहुत वेटेज आने के चांसेस लग रहे हैं, और क्लासिफिकेशन से मुझे लग रहा है सब्सिडरी कंपनी आ सकता है। लेट मी सी आप क्या क्या हमने मार्क किया है, देखो आ जाओ। मैंने सबसे पहले मार्क किया है परपेचुअल सक्सेशन को, ग्रीन हाईलाइट कर लो। उसके बाद चलोगे आर्टिकल आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, डर लग रहा है ना? नहीं देता है यार, मुझे पता है। परपेचुअल सक्सेशन, 5 लोग नाव में जा रहे हैं, मर गए, क्या होगा? अरे भाई कितना बार पूछोगे, है ना? और क्या हम छोटे बच्चे हैं? अब हम सीए इंटर में जाने वाले हैं, क्या ये सवाल करेंगे कि परपेचुअल सक्सेशन होता है कंपनीज का? लेकिन डर लगता है ये सवाल इंस्टीट्यूट ना कब बरसा देगा पता नहीं। अब बहुत टाइम हो गया, दिया नहीं है, बट डर लग रहा है, तो मैंने मार्क कर दिया परपेचुअल सक्सेशन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कॉमन सील मैं पूछ रहा हूँ कितनी बार देगा यार इंस्टीट्यूट, थक नहीं रहा है क्या? 2 अटेम्प्ट हो गए पिछले बार, 2 अटेम्प्ट से कॉमन सील आ रहा है, मैंने इस बार मार्क नहीं किया है।
आगे बढ़ते हैं सर, कॉर्पोरेट विल की बात करें तो सैलोमैन वाला अभी-अभी आया था, ठीक है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में मैंने पिछली बार भी बोला था कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के आने के चांसेस मेरे को दिख रहे हैं। बट इंस्टीट्यूट ने ना उसको ओपीसी के कंपनी के केस के साथ में घुसा के दे दिया। मतलब ओपीसी का जो सवाल आया था ना उसके साथ में मर्ज करके कॉर्पोरेट विल और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल दे दिया। इस बार मुझे लगता है कोई डेडिकेटेड हमारा जो है यहाँ पे कोई केस स्टडी बना के या फिर जो है फैक्ट्स ऑफ द केस बना के पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने पूरे को मार्क किया है। लेकिन साथ में अगर मैं अगर आपको बताऊं कि इंस्टीट्यूट का नजरिए में इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में ये फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज ये आने के चांसेस है। वैसे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफीट करना लॉ को, है ना। मतलब वो हमारा गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने वाला जो केस स्टडी है वो भी इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल तुम पांचों एक बार देख के जाना, आने के चांसेस हो सकते हैं बी कैटेगरी बोल सकता हूं, लेकिन मैंने इसको ए कैटेगरी पे रखा है क्योंकि पिछले बार मेरा मन संतुष्ट हुआ नहीं। मैंने जो सोचा था वो आया नहीं, मतलब इंस्टीट्यूट ने ओपीसी के साथ मर्ज करके दिया। इससे डेडिकेटेडली एक सवाल आता है जनरली, तो इस बार आ सकता है, इसलिए मैंने ए कैटेगरी पे रखा है। अच्छा, क्लासिफिकेशन की बात करें तो अनलिमिटेड कंपनी में एक सवाल आता है, क्रेडिटर को डायरेक्टली पकड़ सकते हैं क्या, क्रेडिटर डायरेक्टली मेंबर को पकड़ सकता है क्या, ये सवाल बन के हमारा जो है अनलिमिटेड कंपनी में आता रहता है, इसलिए यहां पे मैंने मार्क कर दिया बी कैटेगरी में। फिर ओपीसी मैंने छोड़ दिया है, हो गया यार, कितना अमेंडमेंट देगा। प्राइवेट कंपनी से बी कैटेगरी पे रखो, आने के चांसेस हो सकते हैं। फिर आता है हमारा होल्डिंग सब्सिडरी, सब्सिडरी कंपनी से इस बार सवाल आने के चांसेस है, ए कैटेगरी पे रखो। एसोसिएट कंपनी बी कैटेगरी आ सकता है ना, डरा नहीं हूं मैं, आ सकता है, ये कह रहा हूं। गवर्नमेंट मैंने मार्क नहीं किया। फॉरेन कंपनी आ सकता है। सेक्शन 8 से आने के चांसेस है, सेक्शन 8 के बहुत सारे प्रोविजन, अभी इंस्टीट्यूट बहुत टाइम हो गया सेक्शन 8 पे बात नहीं कर रहा है, डिविडेंड दे दिया यहाँ पे मेंबर्स को, वरना कितनी बार ये सवाल पूछता रहता है इंस्टीट्यूट, तुम तो जानते ही हो। सेक्शन 8 फिर से दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिवोकेशन और हमारा जो है ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करना और सेक्शन 8 को कवर अप करना, है ना। उसके बाद एक आध क्वेश्चन बैंक में तुमको सवाल मिलेगा इस टाइप का कि भैया सेक्शन 8 कंपनी और बाकी कंपनी में क्या डिफरेंस है। इस टाइप का सवाल ना हमको इंस्टीट्यूट डायरेक्टली नहीं बता रहा है, बट हमको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से समझ में आता है कि ऐसा भी कोई सवाल है क्या, है ना। तो यहाँ पे तुमको मिलेगा कि सेक्शन 8 और बाकी कंपनीज में क्या डिफरेंशिएशन है। अच्छा, फिर आए डोरमेंट कंपनी, हाई चांस इस बार लग रहा है डोरमेंट कंपनी से सवाल आ सकता है। उसके बाद बात करेंगे सर हमारा पीएफआई मैंने मार्क नहीं किया। प्रोमोटर आज तक इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया, कभी भी मन करेगा नया टॉपिक देने का तो प्रोमोटर एक ड्राई मार्केट है, ड्राई एरिया है, इंस्टीट्यूट दे सकता है। फिर आता है सर हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, यहां पे इंस्टीट्यूट आज इस बार 6 नंबर का 7 नंबर का इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से सवाल बना के दे सकता है ना। तुम लोगों को कहां तक लिखना रहेगा, तुम लोगों को पॉइंट नंबर 2 तक लिखना रहेगा। मतलब जो हमारा यहाँ पे सिन है ना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है सीओआई, वो जैसे इशू हो जाता है वहां तक तुमको लिखना रहेगा। उसके एडिशन में तुम लिख सकते हो कि सिन नंबर भी मिल जाता है। तुम लोग इनकॉर्पोरेशन में यहां तक लिखोगे, इतना सफिशिएंट रहेगा। इनकॉर्पोरेशन से आ सकता है और ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल यहां से केस स्टडी बना के पूछने के चांसेस है, इसलिए भी मैंने मार्क कर दिया है। बहुत रेयरली पूछता है, चांसेस कम है, बट इंपॉर्टेंट है हमेशा से ही, इसलिए मैंने मार्क कर दिया है। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल क्या होता है, 2 नंबर का पूछ सकता है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल नहीं, शेयर से इस बार पूछने का चांसेस मुझे लग रहा है, बट इतना ज्यादा नहीं, इसलिए मैंने इसको बी कैटेगरी पे रखा है। शेयर्स का टॉपिक भी आ सकता है ना। तो शेयर्स में पूछेगा, शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी है, शेयर्स नंबर्ड है और काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में बताओ भैया ये क्या चक्कर है, और पूछा जा सकता है। बहुत बहुत अटेम्प्ट हो गए, नहीं आया है, इसलिए मैंने इसको बी कैटेगरी पे रखा है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मेमोरेंडम 100% चांसेस है इस बार मेमोरेंडम से सवाल इंस्टीट्यूट पूछेगा, बहुत हाई वेटेज मुझे लग रहा है मेमोरेंडम को लेके। ऑब्जेक्ट को मैंने अलग मार्क किया है, उसके अलावा कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम को मैंने अलग मार्क किया है। दोनों पे इंस्टीट्यूट सवाल बना के पूछ सकता है, ठीक है। मेमोरेंडम को अच्छे से करना। डॉक्ट्रिन, भाई डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस और इंडोर मैनेजमेंट से इस बार 100% लग रहा है चांसेस है कि आएगा। इंस्टीट्यूट क्लासिफिकेशन और स्टार्टिंग के जो एरिया के वेटेज वाले सवाल है वहां से नहीं देके पीछे से देने वाला है इस बार। और इंस्टीट्यूट जो है ना डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, इंडोर मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स पे ज्यादा वेटेज देगा, तो इनको अच्छे से करके जाओ। आर्टिकल से सवाल पूछे, मुझे इसकी उम्मीद कम है क्योंकि एंट्रेंचमेंट प्रोविजन और कॉन्टेंट्स ऑफ आर्टिकल अभी अभी रिसेंटली 1-2 अटेम्प्ट पहले ही पूछा है, इसलिए मेमोरेंडम पे इस बार ज्यादा वेटेज रहेगा और डॉक्ट्रिन्स पे तो रहता ही है। अल्ट्रा वायरस तो हमेशा सदाबहार, डॉक्ट्रिन्स जो है ना, डॉक्ट्रिन्स का मतलब ही अल्ट्रा वायरस है, इसलिए अल्ट्रा वायरस के चांसेस कम है। इंडोर मैनेजमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होने वाले हैं इस बार, तो मार्क कर लो सर इंडोर मैनेजमेंट, अल्ट्रा वायरस और आर्टिकल को तुम बी कैटेगरी में रख सकते हो। यहां से ये एंट्रेंचमेंट वगैरह का सवाल आ चुका है, बट मुझे लगता है एक बार गो थ्रू कर लोगे तो बेहतर रहेगा। डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम और हमारा आर्टिकल चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, है ना। एक बार गो थ्रू कर लेना, सी कैटेगरी पे रखा है मैंने। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारा यहाँ पे ये ध्यान दे देना, है ना, ये वाला कंटेंट भी ध्यान दे देना हमारे कौन से टॉपिक पे सर, हमारे आर्टिकल में। डन है सर। उसके बाद सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पूरा ही मैंने मार्क किया है। एक्सेप्शंस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, साथ में यहाँ पे इंस्टीट्यूट केस स्टडी बना के भी अलग से एक्सेप्शंस में से बना के पूछ सकता है।
डन है सर, कंपनीज एक्ट हमारा हो गया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं सर और चलते हैं नेगोशिएबल की तरफ में। तो नेगोशिएबल से इस बार मुझे बहुत उम्मीद है कि प्रेजेंटमेंट से सवाल आएगा। इस बार प्रेजेंटमेंट से सवाल आएगा, आएगा, आएगा। लॉ का मिनी डोज जब मैं बनाऊंगा, प्रेजेंटमेंट का टॉपिक आपको जरूर दे दूंगा, ताकि आप लोग आधे घंटे में प्रेजेंटमेंट में जो आप लोग परेशान होते हो वो आप परेशान ना हुए और प्रेजेंटमेंट को ज्यादा अच्छे से समझ सके। कम समय के अंदर डेडिकेटेड टॉपिक रहेगा प्रेजेंटमेंट का। ठीक है, क्लासिफिकेशन के तहत केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना के इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। क्लासिफिकेशन में वही बियरर है, ऑर्डर है, इनलैंड है, फॉरेन है, एम्बिगुअस है, इनकोहेट है। तो इस बार जो है ना, इनकोहेट और एम्बिगुअस में से आने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं कंपेयर टू इनलैंड, फॉरेन। बट ये चारों केसेस इंपॉर्टेंट है। बियरर ऑर्डर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बी कैटेगरी में बियरर और ऑर्डर भी रहेगा, क्योंकि अभी अभी इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछा था टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी उसने कवर अप कर दिया था थ्योरी के तहत, लेकिन केस स्टडी बेस्ड अभी बनाना बाकी था। तो नेगोशिएबल में चलते हैं सर। नेगोशिएबल में मैंने जैसा पिछली बार बताया था, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल्स का चांसेस लग रहे हैं। आ गया पिछली बार, अब इस बार मैंने मार्क नहीं किया है। मुझे इस बार लग नहीं रहा है कि यहां से देगा। इस बार पीछे जो बाद में एरियाज आते हैं वहां से इंस्टीट्यूट ज्यादा देगा। स्टिल मैंने एसेंशियल्स में एक आध पॉइंट मार्क करके रखा है कि मेकर और पे सर्टेन डेफिनेट अलग पर्सन होने चाहिए, इसको मार्क करो। बिल ऑफ एक्सचेंज में उसका डेफिनेशन याद कर लेना। डेफिनेशन के साथ साथ में आप जो है ना, डेफिनेशन तो याद रहना ही चाहिए, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में कभी भी कोई भी सवाल आएगा आप डेफिनेशन लिख देना। स्पेसिमेन को भी मार्क कर लो, क्योंकि इंस्टीट्यूट सीए इंटर में स्पेसिमेन दिया करता था, तो स्पेसिमेन दे सकता है। बाकी सर मुझे उम्मीद कम है कि बिल ऑफ एक्सचेंज से डायरेक्टली इस बार कोई सवाल पूछा जाए। ये वाला मार्क कर लेना। आरबीआई को जो सेक्शन है 31, उसके तहत जो एक्सेप्शन है, ये इंस्टीट्यूट अलग से कोई केस स्टडी बना के पूछ सकता है, ये मार्क करना। बाकी सर डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने बी कैटेगरी पे रखा है, आने के चांसेस हैं, बिल्कुल देख लेना एक बार। चेक, चेक से इस बार आएगा डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, बहुत लग रहा है ना। चेक का डेफिनेशन क्या है वो याद करो, और ये तो भैया बहुत भारी चांसेस लग रहा है। चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और चेक ट्रंकेटेड चेक क्या होता है, ये इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, क्योंकि तुम लोगों को पता है, तुम लोग मन से लिख के आओगे, है ना, और तुम लोगों को मार्क्स इंस्टीट्यूट नहीं देगा, तो इनको थोड़ा याद कर लेना। कम से कम जो रेड हाईलाइट्स है यार, जो ए कैटेगरी पे मार्क कर रहे हैं, उनको तो अच्छे से याद कर लो। उनको तो शिद्दत से इतना दम लगा के याद करो कि बुकिश लैंग्वेज लिख के आप पको। बाकी चलो मैं मानता हूं, ठीक है, कि वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण तुमको चीजें याद नहीं रह रही है, लेकिन कम से कम जो रेड हाइलाइट्स कर रहा हूं उन पे तो थोड़ा ज्यादा ध्यान दे देना और उनको याद करने की कोशिश कर लेना। ठीक है, उसके बाद सर ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड अलग से इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, 2 नंबर के लिए लिख लो, है ना। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक और डिफरेंशिएशन चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में आ चुका है, इसलिए मैंने मार्क नहीं किया। स्टिल आप इसको अगर बी कैटेगरी में रखना चाहो, या जो है हमारा लर्न फॉर सेफ्टी, डर लग रहा है मुझे, तो वहां पे आप रखना चाहो रख सकते हो। साथ ही सर क्लासिफिकेशन में बियरर ऑर्डर नहीं आएगा, डर के कारण मैंने ग्रीन हाईलाइट किया है। आने के चांसेस इस बार इनलैंड और फॉरेन के हैं, साथ ही इनकोहेट और एम्बिगुअस के हैं, है ना। इनमें से कोई केस स्टडी बना के इंस्टीट्यूट पूछेगा, थ्योरी के चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद बात करेंगे सर नेगोशिएशन में, तो इंपॉर्टेंस ऑफ नेगोशिएशन या डिलीवरी का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये मार्क करो। ये आ सकता है हमेशा ही, है ना। यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिलीवरी कर सकता है कि इस पे सवाल इंस्टीट्यूट बना सकता है, ए कैटेगरी मैंने आप लोगों ने रखा है। फिर डिसऑनर 138 मैंने मार्क नहीं किया है, देख रहे हो, मैंने मार्क नहीं किया है, लेकिन 139 140 मैंने मार्क किया है, जहां पे आपको 138 डायरेक्टली नहीं पूछ सकता, बट इंस्टीट्यूट हाँ ये घुमा के पूछ सकता है कि प्रिजम्पशन क्या है इन फेवर ऑफ होल्डर के केस में, कौन सा डिफेंस अलाउड है, कौन सा डिफेंस अलाउड नहीं है, ये इंस्टीट्यूट बना के पूछ सकता है। प्रेजेंटमेंट से मैंने लिखा है 100% एक्सपेक्टेड, और लॉ के मिनी डोज में आपको इसका वीडियो भी मैं दे दूंगा। ठीक है, 100% एक्सपेक्टेड है। प्रेजेंटमेंट में कुछ मत छोड़ना, वो आधे घंटे का वीडियो देख लेना, उसमें तुमको मैं सब समझा दूंगा। प्रेजेंटमेंट में फुल ऑन कॉन्फिडेंस आएगा, डोंट वरी एट ऑल, मैं संभाल लूंगा, मैं बैठा, डरो मत। ठीक है, डन है सर। प्रेजेंटमेंट मार्क कर लिया है तुम लोगों ने, तो आखिरी मार्क कर लो रूल्स ऑफ कॉम्पेंसेशन। यहां से बस इंस्टीट्यूट जो है ना, लास्ट इसको कब दिया था इसने, जनवरी 2025 में आया था। मतलब हमारा मई का अटेम्प्ट गया, सितंबर गया, जनवरी भी चला गया, हमारा जनवरी 26, 3 अटेम्प्ट हो गया। इंस्टीट्यूट ने सवाल रिपीट नहीं किया, तो या तो केस स्टडी बेस्ड बना के या तो थ्योरी क्वेश्चन बना के हमारा जो है ना इंस्टीट्यूट ये पोर्शन दे सकता है। डन है सर। अब चलते हैं सर हमारे अगले पोर्शन की तरफ, जो होगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के तीनों यूनिट्स को करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करता हूं इस चीज को लेके कि तुमको सीक्वेंस क्या रखना चाहिए इस बार रिवीजन का। सीक्वेंस एज पर वेटेज, एज पर वेटेज ऑफ मार्क्स का सीक्वेंस का मतलब होता है कि भाई तुम अगर तैयारी कर रहे हो, पहले यूनिट 3 करो, फिर 2 करो, फिर 1 करो। ये सीक्वेंस कैसे निकाला सर आपने? अरे बता तो रहा हूं, एनालिसिस है पूरा, कि इस बार इंस्टीट्यूट ने कौन से यूनिट से ज्यादा वेटेज दिया, कौन से यूनिट पे कम वेटेज दिया। तो ये सीक्वेंस पे आप तैयारी करो। कॉन्ट्रैक्ट टाइप में जब बताऊंगा तो बहुत हेल्प हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, तो सर आप लोगों का काम एक और है कि कर भला तो हो भला। मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूं, आपको इस वीडियो को मदद करना है उन बच्चों तक पहुंचा के जिनको इस वीडियो की जरूरत है, जो बेचारे घबरा रहे हैं, डरे हुए हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस अभी लूज है, लॉ में घबराहट होती है, उन तक जरूर पहुंचा देना ये वीडियो को, क्योंकि ये आप उनकी हेल्प कर रहे हो पास होने के लिए, आप उनकी हेल्प कर रहे हो उनका प्रिपरेशन ठीक करने के लिए।
ठीक है, कर भला सो हो भला। डन है सर? बिल्कुल सर। चलो, तो पार्टनरशिप एक्ट में हमने देखा कि 2 सवाल 3 सवाल आते हैं। 2 हमारे डायरेक्ट थ्योरी के सवाल होते हैं, एक हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है। प्राइमरी फोकस यूनिट नंबर 1 में जो है ना इंस्टीट्यूट का काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड में होने वाला है। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप से इस बार आने के चांसेस है। पार्टनरशिप डीड का बहुत मुझे लग रहा है कि आ सकता है भाई, है ना? तो सर मैंने एलिमेंट्स वगैरह पे मार्क कुछ भी नहीं किया है ना? तो ये मत बोलना कि सारा कुछ मार्क करा दिया। तुम खुद ही देख रहे हो, आगे तुमको और भी दिखेगा। मैं तुम्हारे सिलेबस को 100% में से 55% पे ले आता हूँ, 45% में छुड़वा देता हूँ। ये दिखेगा तुमको, जब तुम खुद ही मार्क करो तुमको पता चलेगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वगैरह सर, ये हमेशा जो है ना, ये डर के कारण मैंने मार्क किया है, ये आने के चांसेस मुझे कम लगते हैं, बट मैंने डर के कारण मार्क कर दिया। आगे चलते हैं सर, पार्टनरशिप कंपनी का डिफरेंस छोड़ दिया मैंने, पार्टनरशिप क्लब का छोड़ दिया है, पार्टनरशिप एचयूएफ। यहां से इंस्टीट्यूट सवाल बना सकता है, 3-4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स, राइट एनी 5 लिख के आप लोगों को सवाल दे सकता है। तो इस पे आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने बी कैटेगरी मार्क किया है। पार्टनरशिप और को ओनरशिप को मैंने ए कैटेगरी रखा है। 4 नंबर का सवाल बना के इंस्टीट्यूट एग्जाम में डिफरेंशिएशन दे सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं सर, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो इंस्टीट्यूट ने भर भर के एमटीपी में दिया, आरटीपी में दिया, मॉडल टेस्ट पेपर में दिया, लेकिन एग्जाम में नहीं दे रहा है। इसको बहुत टाइम हो गया है ना? तो अभी पुराने सिलेबस की बात करो तो आता था, बट अभी नहीं आ रहा है। दे दो ना दादा, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप दे दो ना। दे देंगे भैया, बिल्कुल दे देंगे। और इसी के साथ साथ में पार्टनरशिप डीड भी मैं बहुत वक्त से इंस्टीट्यूट से मांग रहा हूं। दे दो ना भाई, बढ़िया सवाल है। 12 पॉइंट से बच्चे लिखेंगे, तुम देख लेना कि क्या 12 के 12 तुम लिख पा रहे हो कि नहीं, उस हिसाब से मार्किंग कर देना, है ना? इजी भी है और डुएबल भी रहेगा, तो दे दो ना भाई। तो इंस्टीट्यूट से मेरी दरखास्त है, पार्टनरशिप डीड और काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में इस बार सवाल बनाया जाए। लेट अस सी क्या होता है ना? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में हमारे पास इतने सारे टाइप्स हैं, लेकिन मैंने 3 ही मार्क किए हैं कि इंस्टीट्यूट ये 3 को बना के दे सकता है कि नॉमिनल पार्टनर कौन है भाई, पार्टनर्स इन होल्डिंग आउट कौन है, पार्टनर्स बाय और जो हमारा है इन प्रॉफिट ओनली कौन होता है। इसके साथ साथ अगर तुम बोलोगे एक आध और मार्क कर दो सर, तो एक आध में आप लोगों के लिए सब पार्टनर नहीं, आउटगोइंग पार्टनर नहीं, डोरमेंट पार्टनर मार्क कर देता हूं। चलो डन। चलो, डर लग रहा था तो मैंने मार्क किया है, चांसेस कम है। ठीक है, चलिए सर आगे चलते हैं। और हमारा ये वाला यूनिट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 में। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स की तरफ बात करें तो पहले मैंने स्टार्टिंग में कुछ भी मार्क नहीं किया है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस में राइट टू बी कंसल्टेड को मार्क करो, अलग से केस स्टडी पूछ सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का राइट एक बार मार्क कर लेना, अलग से पूछा जा सकता है। फिर आता है हमारा म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज में हमारा है पहला पॉइंट राइट ऑफ रेम्यूनरेशन की, भैया यहां से केस स्टडी बना के पूछ सकता है। देखो ये म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज का जो पॉइंट है, अभी अभी इंस्टीट्यूट ने पूरा थ्योरी क्वेश्चन बना के दे दिया है। सारे पॉइंट्स तुम लोगों को एज ए थ्योरी में पूछ लिया गया है 6 नंबर पे, बट स्टिल मैंने मार्क कराया है। क्यों? क्योंकि यहां से इंस्टीट्यूट अब केस स्टडी बना के पूछेगा। इंस्टीट्यूट समझेगा ज्यादा चतुर समझता है अपने आप को, तो मैं अभी तेरे को केस स्टडी देता हूं, है ना? तो ऐसा करके इंस्टीट्यूट दे सकता है। राइट ऑफ रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एडवांसेस, इन पे केस स्टडी बना के पूछा जा सकता है। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म क्या होता है, थ्योरी क्वेश्चन बन के आ सकता है। सर बी कैटेगरी पे रखो, मार्क किया है मैंने। पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर रहा है पार्टनर, तो क्या होगा, केस स्टडी आएगा, ए कैटेगरी पे रख सकते हो। उसके बाद आता है सर हमारा अगला टॉपिक आ रहा है रिलेशन ऑफ पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके। पार्टनर एक एजेंट होता है फर्म का, ये सेक्शन नंबर 18। एक्चुअली इंस्टीट्यूट डायरेक्ट नहीं पूछेगा, बट ये दूसरे प्रोविजंस में आपको हेल्प करेंगे, इसलिए इनको याद करके जाना जरूरी है। एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं देता यार इंस्टीट्यूट, ये जो है ना 8 पॉइंट्स नहीं देता कि हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, आर्बिट्रेशन का पॉइंट हो गया, नहीं देता। बट स्टिल यहां पे जो है ना इंस्टीट्यूट जो है डर लगता है, मुझे डर लगता है इंस्टीट्यूट से थोड़ा, है ना? आप थोड़ा ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट से मुझे बहुत डर लगता है। तो बस यहाँ पे इंस्टीट्यूट डर के कारण मैंने इसको टिक कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं सर और आगे चलते हैं। एक्सटेंशन मैंने मार्क नहीं किया, फिर आया इमरजेंसी मैंने मार्क नहीं किया, एडमिशन मार्क नहीं किया। नोटिस 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 भैया, अगर भैया एक्टिंग पार्टनर को नोटिस मिल गया तो क्या इफेक्ट आता है, फ्रॉड वगैरह का केस में बना सकता है। लाइबिलिटी जो थर्ड पार्टीज को लेकर इस बार मैंने हाई चांस रखा है। इसके अंदर जितने भी कैटेगरीज है, सेक्शन नंबर 25, 26 और फिर हमारा 27, इससे इंस्टीट्यूट जो है ना अलग से कोई एक में से उठा के केस स्टडी तुमको पूछ सकता है। मैंने हाई चांस रखा है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। उसके बाद सर राइट्स ऑफ ट्रांसफर मैंने छोड़ दिया। माइनर, अरे इंस्टीट्यूट माइनर को लेकर हमेशा ही कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड रहता है, हमेशा देता रहता है। माइनर को मार्क करो एक कैटेगरी में, क्योंकि अभी 1-2 अटेम्प्ट हो गया, इंस्टीट्यूट ने दिया नहीं है। इस बार वापस से इंस्टीट्यूट दे सकता है। ठीक है, राइट्स भी आ सकता है, लाइबिलिटीज भी आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, केस स्टडी भी आ सकता है। तो माइनर का पॉइंट याद रखना। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर मैंने नहीं दिया, रिटायरमेंट नहीं दिया है, फिर एक्सपल्शन भी मैंने मार्क नहीं किया है, लेकिन मैं इंसॉल्वेंसी मार्क करूंगा। इंसॉल्वेंसी इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा है, बहुत टाइम हो गया, आ सकता है उसका इफेक्ट पे डायरेक्ट सवाल बना के पांचों इफेक्ट पे आपको पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान देना। इसके अलावा लाइबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ डिजीज पार्टनर क्या रहेगा, केस स्टडी बना के पूछा जा सकता है। आउटगोइंग
आउटगोइंग पार्टनर का राइट कॉम्पिटिंग बिजनेस करने का, और आउटगोइंग पार्टनर जो है सब्सिक्वेंट प्रॉफिट भी शेयर कर सकता है। ये सब मैंने ए कैटेगरी में रखा है। इस बार आएगा भाई, आएगा, देख लेना आएगा। कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक कैसे होती है ये आपको एनीवे पता चल जाएगा यूनिट नंबर 7 में, इसलिए मैंने मार्क नहीं किया, बट आने को तो आ सकता था, बट स्टिल मैंने मार्क नहीं किया। ठीक है, चलो रजिस्ट्रेशन और डिसोल्यूशन की बात करें तो हाँ भैया, प्रोसीजर आने के इस बार चांसेस लग रहे हैं मेरे को। इस बार रजिस्ट्रेशन में प्रोसीजर आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करने का क्या प्रोसेस है ना, बिल्कुल प्रोसीजर पूछा जा सकता है। इसके अलावा साथ में मैंने आप लोगों के लिए एक्सेप्शंस रखा है कि यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा नॉन रजिस्ट्रेशन का, क्या एक्सेप्शन है कि इंपैक्ट नहीं आएगा, बी कैटेगरी में रखा है। डर लग रहा था मुझे छोड़ने में, चांसेस तो कम लग रहे हैं। फिर यहाँ पे जो एक सवाल था कि नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है कि नहीं, पार्टनर की डेथ हो गई तो नहीं लेना पड़ता, इनकमिंग पार्टनर आ रहा है तो लेना पड़ता है, नोटिफाई करना पड़ता है, याद है ना वो सवाल। तो यहाँ पे मैंने अलग से ये मार्क किया है, इंस्टीट्यूट सवाल दे सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और पार्टनरशिप को, ये क्या सवाल एग्जाम में आ सकता है? हाँ, ए कैटेगरी रखा है, बिल्कुल एग्जाम में आने के चांसेस है। डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मतलब वॉलंटरी डिसोल्यूशन से इस बार एग्जाम में आने के चांसेस है, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है ना बहुत बार हो गया है, इंस्टीट्यूट अब जो है ना कोर्ट का दे दे के थक गया होगा मुझे लगता है कि डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कैसे होता है। या तो कोर्ट का डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन दे देता है, या तो फिर उसके अंदर से कोई केस स्टडी बना के देता है। इस बार वॉलंटरी डिसोल्यूशन में से आने के चांसेस लग रहे हैं, इसलिए जितने पॉइंट्स है सारे के सारे पॉइंट्स याद रखना है ना। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, या अंदर से कोई उठा के एक पॉइंट पे केस स्टडी बना के भी इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में मैंने स्पेसिफिकली 2-3 पॉइंट्स मार्क किए हैं, जैसे अगर आप परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहे हो तो आप कोर्ट में जाके डिसॉल्व कर सकते हो, कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं तो भी आप कोर्ट में जाके डिसॉल्व कर सकते हो, लेकिन इनके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन के डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कैसे होगा, इसके चांसेस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं। ठीक है, फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन में 1-2 पॉइंट्स है कि जैसे लाइबिलिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ पार्टनर क्या रहेगा जो उसने काम किया है आफ्टर डिसोल्यूशन, इसके साथ में कंटिन्यूइंग अथॉरिटी क्या रहेगा पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप के लिए, और मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप। जमाना बीत गया, इंस्टीट्यूट ने सवाल दिया है, बिल्कुल आने के चांसेस है ना। आरटीपी एमटीपी में दे देता है, लगता है कि दिखता रहता है कि यार आएगा आएगा आएगा, बट एग्जाम में देता ही नहीं है। बोलेंगे एक्स, लिखेंगे वाई, इंस्टीट्यूट का नजरिया यही है। वो जानते हो ना कचरा, कचरा को जानते हो ना, वो देखता उधर था फेंकता इधर था। इंस्टीट्यूट आरटीपी एमटीपी में दिखाता कुछ और, एग्जाम में देता कुछ और है। तो वहां मैं बैठा हूं ना आमिर खान तुम्हारा, तुमको बताने के लिए, ए कचरा इधर देख इधर, है ना, मैं बैठा हूं, टेंशन मत लो। देखो मेरी बात सुनो है ना, तुम लोग की थक जाते हो यार बीच-बीच में, इसलिए कॉमेडी करना ज़रूरी है तुम लोगों के साथ। पागल हो जाओगे यार पढ़-पढ़ के, है ना। सीए इंटर में आओ, मज़ा आएगा एक्चुअली। सीए फाउंडेशन तो ठीक है सर, हो जाएगा, है ना। सीए फाउंडेशन पे चिंता मत करो। सीए फाउंडेशन तुम निकाल लोगे, आसानी से निकाल लोगे, है ना। और उस पे ज़्यादा सोचो मत। सीए इंटर की तैयारी में मज़ा आएगा। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुम्हारा फेवरेट चैप्टर, इसका सीक्वेंस बना लो भैया। चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर 4, 6, 8, 5, 3, 9, 7, 1, 2। ये तो मोबाइल नंबर के जैसा लग रहा है। अरे एक डिजिट कम है, अभी 9 ही है ना। एक और चाहिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में? नहीं नहीं सर, बस इसी को रहने देते हैं। तो देखो, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 6 से इंस्टीट्यूट जो है ना 2 अटेम्प्ट हो गया, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है हमारे। अच्छा एक बात बताऊं तुमको, अभी जब मैं एनालिसिस कर रहा था ना तो मुझे पता चला कि यार इंस्टीट्यूट जो है ना हमारा जो क्या कहते हैं, ये अटेम्प्ट गया है अभी जनवरी 26। जनवरी 26 का जो ये अटेम्प्ट गया है ना, इंस्टीट्यूट ने इसमें क्या किया है ना, आप लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बड़े बड़े सवाल दिए हैं। 7 नंबर का, 6 नंबर का, याद है तुमको? अगर तुम क्वेश्चन नंबर 1 को देखोगे तो दिखेगा तुमको ऑफर का रिवोकेशन कैसे होता है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी पे 6 नंबर का सवाल दे दिया। फिर डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी पे 6 नंबर का सवाल दे दिया। मतलब इंस्टीट्यूट ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस बार ज्यादा कुछ नहीं दिया है, क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चंस को वो बड़े वेटेज के साथ खा गया। इंस्टीट्यूट का 32 मार्क्स का जो वेटेज होता है, वो लगभग 32 मार्क्स का वेटेज जो है वो बट गया, 6 नंबर 7 नंबर पे बट गया। तो जो छोटे यूनिट्स है ना, यूनिट नंबर जो 5 है, 6 है, फिर हमारा यूनिट नंबर 4 और 6 तो पता नहीं 2 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट दे ही नहीं रहा है। यूनिट नंबर 4 से इस बार आएगा भाई, पक्का मुझे लग रहा है यूनिट नंबर 4 से इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ देगा। आज तक सिर्फ एक सिंगल इकलौता अटेम्प्ट ऐसा रहा है जहां इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे यूनिट्स में से कुछ ना कुछ जरूर आया था, और सोगा के यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 में से कुछ ना कुछ जरूर आया था। सिर्फ आज तक एक ही ऐसा अटेम्प्ट रहा है, और वो है सितंबर 2024 का अटेम्प्ट, जो मोस्ट लेंथीएस्ट अटेम्प्ट टिल नाउ था। वो एक ऐसा अटेम्प्ट था, इंस्टीट्यूट ने क्या पता नहीं भैया सोचा होगा कि, बट पेपर ऐसा बनाया था भाई उसमें कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे यूनिट्स में से कुछ ना कुछ, भले 2 नंबर का आया हो बट आया था।
सोगा के चारों यूनिट से कुछ ना कुछ दिया था, वरना इंस्टीट्यूट इसमें सिलेक्टिव करता है कि यूनिट 4 दे देगा तो 3 नहीं देगा, 1 दे देगा तो 7 नहीं देगा, वो सिलेक्टिव करता है। या तो 2 यूनिट 3 यूनिट दे देगा, बाकी को पूरा छोड़ देगा। तो सीक्वेंस आप ये रखो, तुम्हारा बहुत फायदा होगा इस पे रिवीजन करना, इसी के हिसाब से इंपॉर्टेंट को मार्क करना। देखो अच्छा, फिर अब चलते हैं सर यूनिट नंबर 1 की तरफ में। यूनिट 1 में तुम मार्क कर लो, पार्टीज का इरादा होना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन पे, है ना। बाल्फर वर्सेस बाल्फर वाला केस स्टडी हो गया। फिर यूनिट 1 में आगे चल रहा हूं मैं, तो मुझे कुछ मिल नहीं क्यों रहा है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब कब होता है स्पेसिफिकली यहां बताया गया, उसको मार्क करना। वॉइड और वॉइडेबल में क्या डिफरेंस होता है, बी कैटेगरी बिल्कुल आने के चांसेस है, मार्क करके रखो। आगे चलते हैं सर, आगे मिलेगा हमको टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के साथ अलग से 2 नंबर का पूछा जा सकता है, जहां आपको ये लिखना पड़ेगा, जो दिया है वही लिख के आने की कोशिश करने की तैयारी करो, ठीक है। अच्छा, फिर जनरल ऑफर मार्क करो, स्पेशल ऑफर मार्क करो। सर क्या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर पूरा दिया जा सकता है, आ तो सकता है, बट मुझे लग नहीं रहा है, तो मैंने मार्क नहीं किया, है ना। तो जनरल ऑफर स्पेशल ऑफर दोनों मार्क करो, साथ में आप आगे चलो और यहां मार्क करो। ऑफर जो है कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी को, लालमेन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस स्टडी आपको याद होगा ही। फिर सर आगे चलते हैं, और व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर, ये आ सकता है, पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया था, उसके पिछले बार आया था, बट इंस्टीट्यूट दोबारा यूनिट 1 से कुछ देगा तो यहां से दिया जा सकता है ना। यूनिट 1 से ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में 3 नंबर का ये वेटेज बना के डिफरेंशिएशन भी दिया जा सकता है। फिर आता है सर एक्सेप्टेंस, जो है ना वही इंसान देगा जिसको ऑफर दिया गया था। बोल्टन वर्सेस जोन्स का केस स्टडी नहीं देता इंस्टीट्यूट, डर लग रहा है। ये सारे पॉइंट्स इंस्टीट्यूट ने कभी नहीं पूछे हैं, पता है तुम लोगों को, बट मुझे डर लगता है इन टॉपिक्स को मैं छोड़ नहीं सकता, ये टॉपिक्स कभी भी उठ के आ सकता है, इसलिए मैं छोड़ नहीं सकता। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए, ठीक है भैया, वो रेलवे वाला एग्जांपल था, ड्रॉ में रख दिया था। साइलेंस कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता है, लिखो, है ना। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में सेक्शन नंबर 4 ध्यान रख लेना, है ना। स्पेशल कंडीशंस कि भैया रेलवे टिकट के पीछे कुछ लिखा है और तुमने एक्सेप्ट कर लिया, कब मानेंगे, रीजनेबल होना चाहिए कंडीशन, याद है ना वो लिली वाला एग्जाम्पल, है ना, लिली व्हाइट वाला, कि भैया कपड़े देने गई थी ड्राइक्लिंग में, 15% ही मिलेगा नई कपड़े का, नए कपड़े का, बस वही वाला केस स्टडी इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, यहीं तक मैंने रखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स करने की जरूरत नहीं है, यहां तक तुम कर सकते हो कि यहां पे कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस तक कर सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, अभी इंस्टीट्यूट ने 7 नंबर का सवाल पूछा है, बट स्टिल यहां पूछा जा सकता है लेटर वगैरह डाल के। देखो अब मेरे को ना डर लगता है, मैं ना छुड़वा देता है टॉपिक को। मुझे क्या लगता है ना कि इंस्टीट्यूट वो चिट्ठी वाली चीजें नहीं करेगा कि चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, कि लेटर डाला था, तूने डाल दिया तो उसके लिए भैया यहाँ पे रिवोकेशन कब हो गया, तुमने डाल दिया तो तुम मान लेना रिवोकेशन हो गया, उसको मिलेगा तब वो मानेगा, ये सब चीजें मुझे नहीं लगता इंस्टीट्यूट अब देगा। 1872 का हम लॉ पढ़ रहे हैं, है ना, तब चिट्ठियां चलती थी, आजकल टेलीग्राम ऐप चलता है, आजकल वो टेलीग्राम पोस्ट वाला थोड़ी चल रहा है ज्यादा, तो बस यहाँ पे इंस्टीट्यूट का वेटेज मुझे लग नहीं रहा है। बट आरटीपी में इंस्टीट्यूट ने ऐसा सवाल बना के एक दिया था, इसलिए मुझे लगा कि भाई इंस्टीट्यूट का अगर नजरिया उस तरफ जा रहा है ना, तो एग्जाम में भी कभी भी बरस सकता है, इसलिए मैंने इसको मार्क कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं सर आगे हमारे यूनिट नंबर 2 की तरफ में। यूनिट 2 से पिछली बार मैंने बोला था आएगा, और आया भी है, तुमने देखा था, है ना। तो सर यहाँ पे यूनिट नंबर 2 से इस बार मुझे कम चांसेस है आने के, इसलिए मैंने इसको ज्यादा लास्ट में रखा है। सीक्वेंस की बात करें तो बट कंसीडरेशन का डेफिनेशन याद रखना, और इसके लीगल रूल्स पे ध्यान रखना कि कंसीडरेशन जो है मूव करेगा एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी दे सकता है या कोई थर्ड पार्टी दे सकता है ना। चिनैया वर्सेस रेमैया, इन दोनों का मुझे लगता है कि इनमें से इंस्टीट्यूट हो सकता है कुछ सवाल बना के दे दे। बाकी तो सर कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगल इज बाउंड टू डू, ये सब मैंने ग्रीन मार्क क्यों किया है पता है, क्योंकि मुझे उम्मीद कम है कि इस बार कंसीडरेशन से ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होंगे, इसलिए मैंने रेड मार्क नहीं किया है। तो यहाँ पे ये कोवेरिएंट रनिंग विद द लैंड भी ग्रीन मार्क्ड है ना। यहाँ पे भी देखो कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज ग्रीन मार्क्ड है। उसके बाद सर चैरिटी का पोर्शन ग्रीन मार्क्ड है। अगर मुझे आप पूछोगे यहाँ पे सर रेड मार्क क्या है ना, आप लोगों को ग्रीन मार्क तो दिख गया, रेड मार्क क्या है, ट्रस्ट को भी ग्रीन मार्क करना, तो मैं रेड मार्क में आप दोनों को यही चीजें दूंगा। परफॉर्मेंस वन इज लीगली बाउंड टू डू, नीड नॉट बी एडिक्वेट, ग्रीन मार्क रखो, ये 2 पॉइंट्स, ये दोनों को आप चाहो तो मैं जो है ना, मेरा दिल बोल रहा है इसको रेड रखना चाहिए। इस बार इंस्टीट्यूट अगर सवाल देगा कंसीडरेशन से तो यहां से देने के बहुत चांसेस मुझे लग रहे हैं। डन है सर, बाकी मैं उम्मीद करता हूं आपको दिख ही गया होगा क्या क्या चीजें ग्रीन मार्क्ड है। डन है सर, मैं चलूं आगे, बिल्कुल सर, आप आगे चलिए और यूनिट नंबर 3 की तरफ चलिए। यूनिट नंबर 3 में माइनर से देखो इंस्टीट्यूट थक चुका है, माइनर से पॉइंट देता है बट लाइबिलिटी और राइट्स का देता है। यहां कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ कर लिया, वॉइड एब इनिशियो है, ये बच्चा टॉपिक नहीं देगा। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, बट ये माइनर का टॉपिक जो होता है ना, ये दूसरे जगहों पे काम आता है कि रेफरेंस के लिए हम मोहरी बीबी को बता सकते हैं कहीं और पे, इसलिए मैंने इसको मार्क करके रखा है कि रीड आउट कर लेना। रेटिफिकेशन आफ्टर मेजोरिटी नहीं होगा। इसके बाद मैंने मार्क किया है यहाँ पे माइनर
अपने माँ बाप गार्डियन को बाउंड नहीं कर सकता अनलेस वो एजेंट के जैसा बिहेव कर रहा हो। फ्री कंसेंट की तरफ सीधे आ जाओ, कोअर्जन को मार्क कर लो, इफेक्ट ऑफ कोअर्जन को भी मार्क कर लो। इफेक्ट ऑफ कोअर्जन भी ध्यान में रखना, क्या थ्रेट एक कोअर्जन है, इंस्टीट्यूट ने दिया था अभी अभी, बट अब मुझे लगता नहीं दोबारा देगा, लेकिन कोअर्जन छोटा सा तो टॉपिक है तो मार्क करके रखो, कोअर्जन पूरा कर लेना। इस बार मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट अनड्यू इन्फ्लुएंस में से सवाल बना के देगा, इसलिए मैंने इसको रेड मार्क रखा है। अनड्यू इन्फ्लुएंस और कौन कौन से वो केसेस है जहां पे डीम्ड माना जाता है कि यहां पे तो अनड्यू इन्फ्लुएंस लगेगा, वहां से सवाल आने के चांसेस बन रहे हैं। और साथ में सर इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस मत छोड़ना, सब कुछ करके जाना उसमें। फ्रॉड का डेफिनेशन मैंने छुड़वा दिया, लेकिन साइलेंस क्या फ्रॉड होता है या नहीं, इसका एक्सेप्शन वगैरह तुमको देख के जाना रहेगा। बी कैटेगरी मैंने मार्क किया है। मिस रिप्रेजेंटेशन कभी भी आ सकता है ना, बी कैटेगरी मैंने मार्क किया डर के मारे। ठीक है सर। डिफरेंस क्या है कोवर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में, मैंने ग्रीन मार्क किया है। साथ ही हमारा डिफरेंस क्या है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन पे, मैंने रेड मार्क किया है। आ सकता है भाई, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। उसके बाद चलते हैं मिस्टेक ऑफ बायलैटरल मिस्टेक, हमेशा पूछता रहता है भैया कभी ना कभी, वो जो है ना कि दोनों को पता ही नहीं था, दोनों यहाँ पे जिसके लिए वो डील कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी मरा हुआ है ना। कई बार इंस्टीट्यूट पूछ चुका है इस टाइप के सवाल। बाकी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन मुझे उम्मीद कम है, स्टिल अंदर से थोड़ा बहुत बना के पूछा जा सकता है, इसलिए स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मार्क करो, मेंटेनेंस एंड चैम्पटी मार्क करो, ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसर्स एंड टाइटल्स मार्क कर लो। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो और कुछ इंस्टीट्यूट दे सकता है। स्टिल यहाँ पे तुम मोनोपोली नहीं, ये वाला कहाँ गया यार, ये वाला हाँ मोनोपोली, मोनोपोली को तो मार्क कर लो। ठीक है, डन है सब, ये बी कैटेगरी में रखो, डर नहीं रहा हूं, ये आ सकता है। ठीक है, फिर आता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, दिखाता है एक्स देता है वाई। इतनी बार ये सवाल पूछा जा चुका है, बट इंस्टीट्यूट एग्जाम में तो दे ही नहीं रहा है ना इन चीजों को, इसलिए बस मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है कि भैया आप कभी भी दे सकता है। वेजरिंग एग्रीमेंट आ सकता है, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स आने के चांसेस है, ए कैटेगरी मार्क करो। और इस बार मुझे पता नहीं क्यों बट ऐसा लग रहा है कि इंस्टीट्यूट वेजरिंग एग्रीमेंट में से सवाल बना के देगा, तो आप वेजरिंग एग्रीमेंट उसके जो दोनों केसेस है जहां पे बोला जा रहा है उसके एसेंशियल्स क्या है, ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजर और साथ साथ में ट्रांजैक्शन रिजेंबलिंग विद वेजरिंग, प्लीज करके जाना अच्छे से याद। ठीक है, डन है सर। इंश्योरेंस और वेजरिंग का मैंने यहाँ डिफरेंस जो है हटा दिया है, हटाऊं कि रहने दूं, वही बात है ना, डर लगता है, पता है ये टॉपिक ना इंस्टीट्यूट देता नहीं है। चलो जाने देते हैं, लेट अस सी। मैं समझता हूं कि नहीं देता हूं, ठीक है। देखो अब चलते हैं सर यूनिट नंबर 4 में, 100% एक्सपेक्टेड है यहां से एग्जाम में आ सकता है। अरे सर मार्क करवा दो यार, है ना, क्यों मैं पाँच जो है 5 मिनट का टॉपिक है बट क्यों रिस्क लेना। तो इंस्टीट्यूट देता नहीं है बट इसको मार्क कर लो यार, कभी भी दे सकता है। ठीक है, 100% एक्सपेक्टेड होगा हमारा यूनिट नंबर 4 से, जहां मैंने बोला आपको 100% एक्सपेक्टेड है, वहां बीइंग अ स्टूडेंट मैं आपकी जगह होता तो मेरी तो ये जिम्मेदारी होती, मैं निकेश सर को फॉलो कर रहा हूं, मैं इनको जो है मानता हूं, तो मैं अगर ये बोल रहे हैं 100% यहां से आने के चांसेस है, तो मैं वहां पे कुछ छोड़ के जाता ही नहीं। स्टिल आप लोगों को अगर यहाँ पे सिलेक्टिव चाहिए तो मैं बता देता हूं, मैं जो है ना आप लोगों को बता दूं कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये मार्क करके रखो। साथ ही चलते हैं आगे, और आगे आप लोग को मार्क करना है कि होल ऑब्लिगेशन के लिए परफॉर्मेंस होना चाहिए। फिर बात करेंगे सर प्रोमिसर और यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और पॉइंट आता है हमारा ज्वाइंट प्रोमिसर्स कब परफॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने ये मार्क नहीं किया, मैंने आगे मार्क किया है ना। तो यहाँ पे प्रोमिसर खुद कब परफॉर्म करता है, अगर पर्सनल स्किल पे बात हो, पर्सनल कॉन्फिडेंस पे बात हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद आगे चलेंगे तो ज्वाइंट प्रोमिसर और प्रोमिसी के इसके अंदर से कुछ भी उठा के पूछ सकता है कि एक को रिलीज कर दिया, बताओ क्या शेयर रहेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो इक्वल उठाएंगे, है ना। एक पार्टी का यहाँ पे वो कुछ डैमेजेस देने के लायक नहीं रहा, तो यहां से कुछ भी इंस्टीट्यूट उठा के पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको पूरा मार्क किया है। ये पूरे टॉपिक्स को आपको कवर अप करके जाना है। उसके बाद सर टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, मुझे डर लग रहा था छोड़ते वक्त, इसलिए मैंने मार्क कर दिया, बट इंस्टीट्यूट ने आज तक ये टॉपिक कभी एग्जाम में नहीं दिया है। तुम्हारी किस्मत खराब रही तो तुमको देखने को मिलेगा 5 नंबर का या 6 नंबर का डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, डर के मारे मैंने यहाँ पे टिक मार्क कर दिया है। फिर आता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस में मैंने मार्क किया टाइम एलिमेंट और इम्पॉसिबिलिटी, ये दोनों से इंस्टीट्यूट हमेशा सवाल पूछता रहता है, बिल्कुल इस बार ये पूछा जा सकता है ना। और फिर आता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, ऑब्वियसली एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट इंस्टीट्यूट दिखाता है कि मैं दे सकता हूं बट देता नहीं है। चल आप लोगों को मैं कहूंगा करके जाना, डेटर कब, क्रेडिटर कब, इन ऑर्डर ऑफ टाइम कब, है ना। और कॉन्ट्रैक्ट जहां परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, पूरा पॉइंट यहां पे आपको याद करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन बन के आ सकता है। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन बनाएगा और बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट जहां परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा पॉइंट लिख के आओ, है ना। नोवेशन, रेस्किशन, रेमिशन, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे भी इसके अंदर से सवाल इंस्टीट्यूट बना के दे सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों का ये पूरा टॉपिक मार्क किया है। आपको दिखेगा इंस्टीट्यूट ने पहले ऐसे सवाल कहीं और एमटीपी वगैरह में दिया है कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टी शामिल है, और पूरा थ्योरी क्वेश्चन था, सारे पॉइंट्स यहाँ पे थे। पॉइंट नंबर
नंबर 1, फिर पॉइंट नंबर 2, 3, फिर 4, फिर हमारा 5 और 6। यहाँ एग्जांपल्स वगैरह हैं, एनालिसिस है, इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये है छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। लास्ट टॉपिक आता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे सर मैंने इम्पॉसिबिलिटी बाय परफॉर्मेंस को मार्क किया है, बाकी सर उम्मीद कम लग रही है कुछ आने की। ये लास्ट में मर्जर ऑफ राइट्स को भी मैंने मार्क कर दिया है। डन सर, यूनिट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यूनिट 5 में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये तो आपको एनीवे याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सवाल आएगा आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा। फिर आता है सर एक्चुअल ब्रीच में मैंने डैमेजेस की तरफ में जाऊंगा, तो यहां से ना इंस्टीट्यूट कुछ भी उठा के पूछ सकता है। कोई भी 2 या 3 प्रकार का डैमेजेस देगा, बोलेगा ऑर्डिनरी, स्पेशल, विंडिक्टिव को समझाओ, या प्री फिक्स्ड डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस को समझाओ, है ना, या फिर भैया यहाँ पे नॉमिनल समझाओ और डेटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले को समझाओ। ऐसे 2-2 नंबर के लिए इंस्टीट्यूट सवाल बना के यहां से दे सकता है, इसलिए मैंने इसको पूरे को मार्क करके रखा है। इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। और जो है हमारा पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी मैंने इस बार मार्क किया है। बी कैटेगरी में रखो, इसको भी करके जाना, है ना। 5 पॉइंट से 5 पॉइंट्स आराम से लिख के आना, जैसा दिया है वैसा लिख के आना, टेबुलर फॉर्म में मत लिख के आना, बेसिस वगैरह अपने मन से मत बनाना। जो तुमने यहां याद किया है, जिस पर तरीके से याद किया है, उसी तरीके से एग्जाम में लिख के आना। क्वांटम मेरिट मैंने नहीं दिया है, रेस्किशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने नहीं दिया है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन ये आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, ये एक बार मार्क कर लेना, बी कैटेगरी में हो सकता है ये आ जाए, ठीक है। फिर 6 की बात करें तो यहां पे भी मैं कह रहा हूं आप सिलेक्टिव मत जाओ, 100% यहां पे क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है कि इस बार यूनिट नंबर 6 से एग्जाम में सवाल आने के चांसेस है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, ये मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि आ सकता है ना। एसेंशियल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और इसके रूल्स ऑफ एनफोर्समेंट। डायरेक्ट सवाल इंस्टीट्यूट 6 नंबर का 7 नंबर का बना के देता है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एनफोर्समेंट क्या होता है, ऐसा सवाल बिल्कुल आने के स्कोप लग रहे हैं मुझे इस बार। बाकी सर डिफरेंस भी मैंने मार्क किया हुआ है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट भैया और डीम टू बी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कौन कौन से केसेस है। तो इंस्टीट्यूट ये सवाल थ्योरी क्वेश्चन में बना के पूछ चुका है और पूछ सकता है दोबारा। बहुत पूछ लिया क्वांटम मैरिट, अब बारी है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की, है ना। तो यहाँ पे क्वांटम मैरिट तो हो गया, उसके केसेस भी हो गए। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसके डीम टू बी केसेस क्या होते हैं, है ना। एसेंशियल फीचर्स या फिर हमारे क्या होता है, 3 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। तो यहाँ से इंस्टीट्यूट अलग से भी पूछ सकता है और हमारा जो है पूरा डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इस बार आने के चांसेस लग रहे हैं, इसलिए सारे के सारे मार्क्ड है। डन है सर। उसके बाद आगे चलते हैं सर, और यहाँ पे ये पोर्शन छोड़ना चाहो छोड़ देना। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है ये नहीं पूछेगा, इतना तो मैं पक्का बता रहा हूं, ठीक है। तो ये छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 7 की तरफ चलें तो यूनिट 7 में इंडेमनिटी का स्कोप कि भैया कहां तक का नुकसान उठाएंगे, वो तुम्हारा होगा नुकसान तो देंगे हम भुगतान, इंडेमनिटी, ठीक है। तो राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर क्या रहेगा जब उस पर केस किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के चांसेस लग रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करूं तो ट्रिपल टाइट एग्रीमेंट जो होता है ये क्या होता है, और गारंटी को लेके थोड़ा बेसिक सवाल इंस्टीट्यूट बिल्कुल पूछ सकता है। फीचर्स इसीलिए मैंने मार्क किया क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इस बार लग रहा है कि थोड़ा ना इजी सवाल आएगा गारंटी को लेके और फीचर्स वगैरह पे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सर हमारा टाइप्स में मैंने मार्क नहीं किया है, इंडेमनिटी और गारंटी में क्या डिफरेंस होता है, बी कैटेगरी पे मैंने मार्क किया है। नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ श्योरिटी की लाइबिलिटी वेरी हाई चांसेस इस बार आ सकता है ना। 4 पॉइंट है, पहले भी आ चुका है, फिर आ सकता है। उसके बाद सर डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी पे मैं थोड़ा अंदर मैंने मार्क कर दिया है कि नोवेशन से भी हमारा जो है श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। फिर हमारा आया कि श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है अगर क्रेडिटर ने कंपाउंड कर दिया, अग्री कर दिया, टाइम दे दिया, सू नहीं करूंगा वादा कर दिया, तो यहां पे हमारा श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। मैंने थोड़ा बहुत मार्क किया है। एक अलग से सवाल बना सकता है कि इंस्टीट्यूट बोलेगा कौन कौन से ऐसे केसेस है जहां पे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता है, और 2 नंबर के लिए अलग से सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो यहां पे भी थोड़ा ध्यान देना। बाकी इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अलग से केस स्टडी बना के इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, इसलिए इसको मैंने मार्क किया हुआ है। बाकी राइट्स ऑफ श्योरिटी की बात करूं तो राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर, राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर आने के चांसेस है। राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटीज आ जाए मुझे थोड़ा कम उम्मीद है, क्योंकि अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने पूरा 6 या 7 नंबर का सवाल बना के जो है एग्जाम में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे कम उम्मीद है। बाकी अगर आप लोग चाहो तो जरूर देख लेना। मैंने यहाँ पे सबरोगेशन को मार्क किया है, मतलब राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर को बी कैटेगरी रखा है और यहां पे क्रेडिटर को बी कैटेगरी रखा है। हमारा को श्योरिटीज को मैंने मार्क यहां पे नहीं किया है। डन है सर। फिर चलते हैं यूनिट नंबर 8 की तरफ, बेलमेंट और प्लेज में। तो बेलमेंट में सबसे पहले मार्क करो भैया ड्यूटीज ऑफ बेलर में कि फॉल्ट्स को डिस्क्लोज करेगा। दूसरा यहां पे मार्क करो इंडेमनीफाई करेगा प्री मैच्योर टर्मिनेशन के लिए। मैंने यहां पे कुछ भी मार्क नहीं किया, क्या एनालिसिस ऐसा निकला भाई मेरा। बेलमेंट क्या होता है ये डेफिनेशन तो याद आपको रखना ही पड़ेगा, बेलमेंट का टॉपिक आएगा तो माहौल बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। एसेंशियल एलिमेंट्स मैंने मार्क नहीं किया है, क्या बोलते हो, कर दें? हाँ कर दें कर दें कर दें।
जाने देते हैं, चलो मैं छोड़ रहा हूँ, है ना? टाइप्स ऑफ बेलमेंट तो ठीक है, बिल्कुल छोड़ा जा सकता है। एसेंशियल एलिमेंट्स को डर लग रहा है बोल के मार्क कर देते हैं, छोड़ो, है ना? चलो सर आगे चलते हैं और ड्यूटीज़ ऑफ बेलर की तरफ चलते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ बेलर क्या कहता है? बेलर की ड्यूटी है कि वो डिस्क्लोज़ करेगा फॉल्ट को, ये मार्क करना। फिर आया प्रीमैच्योर टर्मिनेशन में कॉम्पेंसेशन देगा, ये मार्क करो। ड्यूटीज़ ऑफ बेली पे डायरेक्ट थ्योरी सवाल प्लस अलग से सवाल बना के पूछ सकता है इंस्टीट्यूट इस बार, इसलिए मैंने ए कैटेगरी में इसको मार्क करके रखा है। ड्यूटीज ऑफ बेली से इस बार सवाल आने के बहुत चांसेस है, सबको सारा पॉइंट याद रखना। मिक्स करेगा, होल्ड करे, रिटर्न करेगा, एग्रीगेशन भी वापस करेगा। मुर्गी वाला क्वेश्चन किया था कि नहीं? 1 लाख मुर्गी दिया था, फिर भैया 1,09,000 मुर्गी वापस लेने आ रहा है ना? तो वहां पे हमने देखा था कि भैया एग्रीगेशन भी वापस करना पड़ता है। राइट्स ऑफ बेलर मैंने मार्क नहीं किया है, छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। फिर राइट्स ऑफ बेली मैंने इस बार मार्क किया कि पूरा का पूरा मार्क रखो, राइट्स ऑफ बेली के आने के चांसेस है। राइट्स अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, इसके बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं, ये सवाल इस बार आ सकता है। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट कब होता है? डायरेक्ट थ्योरी सवाल बना के पूछा जा सकता है। और फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स में कब वो माल बेच सकता है, ये सवाल आ सकता है। राइट ऑफ लीन मतलब जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन में क्या डिफरेंस होता है, ये कवर अप कर लो, बाकी सब ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएगा। प्लेज की बात करें तो राइट्स ऑफ पॉनी मैंने मार्क किया कि पॉनी का अलग से डेडिकेटेडली पूरा राइट पूछा जा सकता है। और पॉनर मैंने मार्क नहीं किया, ड्यूटीज ऑफ पॉनी मैंने मार्क नहीं किया, ड्यूटीज ऑफ पॉनर पूछा जा सकता है, तो ड्यूटीज ऑफ पॉनर को मैंने मार्क किया। प्लेज बाय नॉन ओनर्स, या तो डायरेक्ट सवाल या तो अंदर से सवाल। अंदर से सवाल आने के ज्यादा चांसेस है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में प्लेज कर रहे हो स्टिल ये वैलिड रहेगा, है ना? ऐसा लिमिटेड इंटरेस्ट में आप प्लेज कर रहे हो वैलिड रहेगा, तो अंदर के पोर्शन से सवाल आने के ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए मैंने पूरे टॉपिक को मार्क करके रखा है। बाकी डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज उम्मीद कम है, बट मैंने डर लग रहा था तो मार्क कर दिया है, ठीक है। ये कॉमेंट्स आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सर को डर लग रहा था बोल के सर ने मार्क कर दिया। एजेंसी की तरफ आए तो इंस्टीट्यूट एजेंसी से हर बार एग्जाम में सवाल पूछता ही है। अभी जो अटेम्प्ट गया है ना, वहां पे सवाल इंस्टीट्यूट ने मोस्टली शायद नहीं पूछा एजेंसी का, वरना इररिवोकेबल एजेंसी, एजेंट पर्सनली इंटरेस्टेड हो गया है, ऐसा सवाल इंस्टीट्यूट आखिरी का टॉपिक। इंस्टीट्यूट को पता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में इतना महाभारत है, उस महाभारत का आखिरी चरम तक जो पहुंच पाएगा वो है बादशाह असली, है ना? तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट जानता है कि यूनिट नंबर 9 अपने आप में बड़ा है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लास्ट में किया जा रहा है। आखिरी का जो पोर्शन है कि सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड होगा। राइट्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी 231 232 नहीं देता इंस्टीट्यूट एग्जाम में। इंस्टीट्यूट को पता है कि भैया बच्चा यहां पे फंसेगा, बच्चा यहां पे इसको थक के पढ़ेगा, याद नहीं होगा, समझ नहीं आएगा, मैं एग्जाम में दे देता हूं। इंस्टीट्यूट ऐसा बहुत बार कर चुका है, एजेंसी के टॉपिक में ना पीछे पीछे के पोर्शन से बहुत उठा के देता है। अच्छा, इंप्लाइड एजेंसी इंक्लूड करता है, एस्टोपेल को लिख लो। फिर हमारा यहाँ पे जहां पे आपकी अथॉरिटी एक्सीड की जा रही है, मतलब आपने जितना पावर दिया था एजेंट को उसने ज्यादा एक्सीड किया और आप उसको रेटिफाई करते हो, तो रेटिफिकेशन का ये जो पूरा पोर्शन है ना, वैलिड रेटिफिकेशन पे डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आया सर हमारा एजेंट की अथॉरिटी क्या होती है, इमरजेंसी में मार्क कर लो। सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इस बार आ सकता है, बहुत हाई चांसेस लग रहा है सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट से आएगा, छोड़ के मत जाना। रिप्रेजेंटेशन जहां सब एजेंट प्रॉपर्ली अपॉइंट हुआ है, प्रॉपर्ली अपॉइंट नहीं हुआ है, सारा टॉपिक करना सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का, यहां कुछ छोड़ के मत जाना। डिफरेंस एक बार एग्जाम में आ चुका है, दोबारा भी दे सकता है, इसलिए मैंने सबको ए कैटेगरी पे मार्क रखा है। ड्यूटीज में मार्क करो, रीजनेबल केयर और स्किल रखेगा। दूसरा, ड्यूटी अपने अकाउंट पे डील नहीं करेगा, सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाएगा। फिर आया हमारा ये सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाएगा, ये भी मार्क कर लो भैया, कहां गया तुम, ये रहे तुम, है ना? सीक्रेट प्रॉफिट। फिर आया राइट्स ऑफ एजेंट के बाद में, राइट्स ऑफ एजेंट में मैंने अलग से पॉइंट्स मार्क किया क्योंकि यहां से अलग से इंस्टीट्यूट केस स्टडी बना सकता है। रिटेन करना सम आउट ऑफ रिसीव्ड, है ना, रेम्यूनरेशन का और एजेंट का लीन, 5 में से मैंने 2-3 पॉइंट्स मार्क किया है, ठीक है, ध्यान रखना। प्रिंसिपल की लाइबिलिटी क्या रहेगी, थर्ड पार्टी को लग के जब एजेंट ने अथॉरिटी एक्सीड किया है, ये मैंने ए कैटेगरी पे रखा है, बिल्कुल आने के चांसेस है। फिर कॉन्सिक्वेंसेस, नोटिस मिल गया एजेंट को तो क्या होगा, मार्क करो। पर्सनल लाइबिलिटी क्या होगा एजेंट का थर्ड पार्टी को लेके, पूरा सवाल आ सकता है, बहुत टाइम हो गया इंस्टीट्यूट ने ये सवाल एग्जाम में नहीं दिया है, आ सकता है। फिर आता है हमारा ऑप्शन थर्ड पार्टी के पास होता है कि वो सू कर सकता है प्रिंसिपल को भी और हमारे एजेंट को भी, कब, जब एजेंट पर्सनली लाइबल होता है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल पूछा जा सकता है। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बी कैटेगरी पे रखो, आने के पूरे चांसेस है, सारे पॉइंट्स दे सकता है इंस्टीट्यूट। एजेंसी कब इररिवोकेबल होगी, सदाबहार इंस्टीट्यूट बहुत बार देता रहता है, इसलिए डर के मैंने मार्क किया है। इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन कब आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ए कैटेगरी पे इस बार जानबूझ के मार्क किया, इंस्टीट्यूट ने दिया नहीं है, बट अच्छा कॉन्सेप्ट है, आज नहीं
तो कल इंस्टीट्यूट जरूर दे सकता है, हो सकता है ये तुम्हारा ही अटेम्प्ट हो जब इंस्टीट्यूट ये सवाल दे दे, इसलिए मार्क करके मैंने रखा है। टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट की अथॉरिटी 2 नंबर का सवाल बना के छोटा सा सवाल दे सकता है, इसलिए भी मैंने मार्क करके रखा है। डन सर, हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी हो गया। अब चलते हैं सोगा की तरफ में। सोगा का सीक्वेंस क्या रहेगा सर? सोगा का सीक्वेंस रहेगा यूनिट नंबर 3 पहले करोगे, फिर 4 करोगे, फिर 2 करोगे और फिर 1 करोगे। यूनिट 3 से इंस्टीट्यूट पिछले अटेम्प्ट में सवाल देना ही भूल गया लग रहा है। जो अभी जनवरी 26 का सवाल आया था उसमें यूनिट 3 से सवाल इंस्टीट्यूट ने शायद ही दिया है, नहीं दिया है तो इस बार यूनिट 3 से सवाल जरूर आएगा। पहले यूनिट 3 को पकड़ो, तुम पास, तुम 60 लेके आओगे। तुम मेरी बातों को सुनो, उसको फॉलो करो, मैं भरोसा दे रहा हूं भाई तुमको। तुमको मुझ पे विश्वास है ना, मुझे अपने आप पे विश्वास है, तुम फॉलो करो बस। डन है? क्या बात बोली सर आपने, निकल जाता है यार जोश जोश में, है ना, एनर्जी में, बढ़िया बढ़िया। कभी कभी सुनो मेरी बात को, देखो देखो सोगा में है ना हमारे पास लगभग 21 नंबर का सवाल आता है। जनवरी 27 में 26 में 27 नंबर का आया था, 6 नंबर बढ़ के आया था। 2 केस स्टडी, 1 डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, वरना जनरली आता है। सीक्वेंस आप लोगों ने लिख लिया होगा। सोगा का यूनिट 1 में मार्क करो, गुड्स का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्लासिफिकेशन है गुड्स के, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बी कैटेगरी पे मैंने रखा है। फिर मार्क करो डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, फॉर्म ऑफ डिलीवरी भी बिल्कुल पूछा जा सकता है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखो। डेफिनेशन में और कुछ मार्क नहीं करना है। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखो। डिफरेंस मैंने मार्क नहीं किया है। इसके बाद चलोगे सेल और हायर परचेज का डिफरेंशिएशन आ चुका है, बट मैंने दोबारा मार्क किया है कि आ सकता है दोबारा, ठीक है। 6 नंबर पे सेल और बेलमेंट 3 नंबर पे बिल्कुल पूछा जा सकता है, इसलिए ए कैटेगरी मार्क रखो, मुझे लग रहा है आ सकता है। फिर बात करते हैं सर सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, पूरा मार्क कर लो, क्योंकि भैया सब्जेक्ट मैटर से हमेशा इंस्टीट्यूट पूछता रहता है। यूनिट 1 में ज्यादा दम है नहीं, जो असली दम है ना वो आखिरी के 2 पन्नों में है। एक है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दूसरा है असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। इस बार प्राइस के असर्टेनमेंट पे सेक्शन 9 और 10 से सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये पेरिशेबल आइटम हो जाता है, मतलब सेल कर दिया, एग्रीमेंट टू सेल किया, सेल होने के पहले माल खराब हो गया, ये छोटे मोटे सवाल इंस्टीट्यूट बिल्कुल पूछ सकता है। यूनिट नंबर 1 डन है सर। यूनिट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यूनिट 2 में कंडीशन एंड वारंटी जो होता है, इसका बेसिक आइडिया याद रखो कि कभी भी समा बांधने के लिए, माहौल सेट करने के लिए कंडीशन क्या होता है, वारंटी क्या होता है, लिखना पड़ेगा। तो यहां ये मार्क कर लो, वरना डायरेक्टली पूछा नहीं जाएगा। डिफरेंशिएशन मैंने मार्क नहीं करवाया है। कंडीशन को कब वारंटी में ट्रीट किया जाएगा, ए कैटेगरी रखो, बिल्कुल मार्क करो। साथ में फिर मैंने बोला आप लोगों को कंडीशन टाइटल नहीं, डिस्क्रिप्शन का सेल बाय डिस्क्रिप्शन इंप्लाइड कंडीशन में मार्क करो। सेल बाय सैंपल से इस बार आ सकता है, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन से आ सकता है। कंडीशन एज टू क्वालिटी या फिटनेस से आ सकता है। मुझे उम्मीद कम है, बट मैं डर के मारे ये पॉइंट पे मार्क करके बैठा हूं, ठीक है। उसके बाद आया मर्केंटेबिलिटी, मैंने छोड़ दिया। होलसमनेस मैंने छोड़ दिया। इंप्लाइड वारंटीज इंस्टीट्यूट ने अभी दिया था, बट इंप्लाइड वारंटीज पे पूरा केस स्टडी बना के पूछा था इंस्टीट्यूट ने जनवरी 26 में। इस बार पूरा थ्योरी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। मुझे डर लग रहा है छोड़ते वक्त, इसलिए मैंने मार्क कर दिया है। उसके बाद सर केवियट एम्प्टर में एक्सेप्शन पूछा जा सकता है। छोटे छोटे पॉइंट्स है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अभी पिछली बार आया था केवियट एम्प्टर, बट मुझे डर लग रहा है। केवियट एम्प्टर को छोड़ना भाई थोड़ा रिस्की हो सकता है ना, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बहुत मिक्स मैच करके केवियट एम्प्टर को पूछा था, इसलिए यहाँ पे मुझे डर लग रहा है। फिर सर आते हैं हमारा डिलीवरी ऑफ ओनरशिप और क्या कहते हैं, डिलीवरी ऑफ सॉरी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स के टॉपिक में। इस टॉपिक में सर मैंने मार्क किया आप लोगों के लिए, स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होता है कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, ठीक है। ये भी मार्क कर लो भाई, है ना, ये भी आ सकता है। तीसरा पॉइंट असर्टेनमेंट गुड्स मैंने छोड़ दिया है, अभी भी पूछा था इंस्टीट्यूट ने। फिर डिलीवरी कैरियर को दे दिया, माना जाएगा कि भैया माल ओनरशिप ट्रांसफर हो गई अगर आपने राइट ऑफ डिस्पोजल होल्ड नहीं किया है तो। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल या फिर सेल और रिटर्न बेसिस पे इस बार आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, बिल्कुल हाई चांस है, आ सकता है, ठीक है। ए कैटेगरी पे मार्क करके रखना। फिर राइट ऑफ डिस्पोजल मैंने मार्क नहीं किया है। रिस्क प्राइमा फेसी ट्रांसफर होता है, इसका बेसिक नॉलेज लेके जाना। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर में जॉइंट ओनर के केस का देख लो। बी कैटेगरी सेल अंडर दी पोजीशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी अलग से पूछा जा सकता है। सेल बाय बायर जिसके पास पोजीशन है बिफोर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, ये भी पूछा जा सकता है। और सेल बाय सेलर जिसके पास प्रॉपर्टी है, पोजीशन है और सेल हो गया है, पोजीशन है लेकिन वो आप आगे बेच दे रहे हैं दूसरे पार्टी को, ये दोनों पॉइंट भी बिल्कुल आने के चांसेस है, मार्क करके रखो। उसके बाद आया सर हमारा डिलीवरी। इस बार डिलीवरी से सवाल मुझे लग रहा है कि आ सकता है भाई। डिलीवरी के जो रूल्स हैं उस पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं कि पार्ट डिलीवरी का इफेक्ट क्या होता है, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होता है ना। गुड्स अगर थर्ड पार्टी के पोजीशन में है तो डिलीवरी कब मानी जाती है, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी में क्या होगा, इंस्टॉलमेंट की डिलीवरी बी कैटेगरी मैंने रखा है। डेटोरेशन जो नेसेसरी है, इंसिडेंटल है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजिट तब क्या इंपैक्ट आएगा। और बायर का राइट होता है गुड्स को एग्जामिन करने का, यहां से भी इंस्टीट्यूट ए कैटेगरी पे मैंने रखा है। कब मानेंगे कि आपने एक्सेप्टेंस कर लिया है डिलीवरी का, सेक्शन 42 के तहत रूल पूछा जा सकता है। 3 नंबर का सवाल आएगा, 3 पॉइंट से तीनों आपको लिख के आना पड़ेगा। ऐसे सवाल इंस्टीट्यूट जो होता है ना वो देता नहीं है, बट
कहीं तो नया सवाल भी देगा। 126 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है, 80 नंबर का पेपर तो क्वेश्चन बैंक से आ जाता है, बट बाकी का 46 तो नया होता है, तो ये सब सवाल कभी तो पूछेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे अटेम्प्ट में ना पूछते बोल के मार्क करके रखा है। आखिरी यूनिट की तरफ आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यूनिट नंबर 4 की तरफ हम आ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक अगर आप मुझे सुन रहे होगे, तो आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ मुझे सुनने से ही बढ़ा होगा। मैं उम्मीद करता हूं, अगर हाँ, तो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि क्या ओपिनियन है आपका इस बार की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके, या फिर क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने सुना, तो क्या आपको लगता है यार ये तो आता है, ये तो हो जाएगा, ये तो कर लूंगा, हो जाएगा, ऐसा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि आप कर लोगे, इस बार पास होके दिखाओगे? तो जरूर लिख के दिखाना यार, जरूर बोलना कमेंट पे कि हाँ सर, मैंने जो सपने देखे हैं वो मैं पूरे करके दिखाऊंगा। सीए फाउंडेशन में मेरा ऑल इंडिया रैंक था, वो लाऊंगा, 300 प्लस लाऊंगा, 250 प्लस लाऊंगा, एटलीस्ट पास होके दिखाऊंगा। हर बच्चे का यही सपना तो होता है कि कम से कम वो इतना तो करे कि वो पास हो जाए, और मेरा इतना सपना है कि भैया हर बच्चे का जो सपना है वो मैं उसको पूरा करवा सकूं, उसके इस सीए की जर्नी में उसका छोटा भाई नहीं बड़ा भाई बन के उसकी मदद ऐसी करूं कि भैया कभी वो गलती ना करे और वो सक्सेसफुल बन के दिखाए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, है ना, अपने टीचर्स का नाम रोशन करे, और हो जाएगा यार, डरो मत। तुम एकदम सही जगह पे हो, सीए वर्थ इट है। मैं हमेशा कहता हूं कितना ही बड़ा एआई आ जाए, सीए का जॉब नहीं खाएगा। कितना ही बड़ा एआई आ जाए, तुम्हारा भाई, तुम्हारा जो है एजुकेटर, तुम्हारा मेंटोर बैठा है यहाँ पे, हमेशा तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी ऐसी मदद करेगा कि भाई तुमको लगेगा कि यार फेल नहीं हो सकते। आई कैन नॉट बी फेल, मैं फेल नहीं हो सकता। तुमको ये कॉन्फिडेंस तो मैं दिला के ही एग्जाम हॉल में भेजने वाला हूँ, है ना। मीनवाइल तुमको मैराथन वगैरह चाहिए मेरे साइड से तो जरूर बताना, मैं प्लान कर लूंगा उस चीज को। मेरे साइड से आपको क्या हेल्प चाहिए आप कमेंट करके बताया करो, मैं आता हूं आपके कमेंट्स को देखने कि सर आप मैराथन ले लो, आप मेरा राइटिंग प्रैक्टिस ले लो, आप हमको ये टॉपिक के बारे में बता दो, आप वो टॉपिक के बारे में बता दो। तुमसे हैं हम, हमसे तुम नहीं हो। तुमको जो चाहिए वो मैं दूंगा, कहीं से भी, कैसे भी, किसी भी प्रकार से, तुम बस बताओ तुमको क्या चाहिए। ठीक, डन है सर। अनपेड सेलर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अनपेड सेलर क्या कहता है समझना, है ना। अनपेड सेलर की बात करते हैं तो अनपेड सेलर क्या होता है ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि अनपेड सेलर का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, मतलब आप लोगों को लिखना पड़ सकता है दूसरे सवालों में भी। एक कैटेगरी पे मैंने रखा है। दूसरा, सेलर का लीन से इस बार आ सकता है सवाल, और स्टॉपेज इन ट्रांजिट से मुझे लग रहा है कि इस बार सवाल इंस्टीट्यूट पूछेगा। स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक कैटेगरी है, टर्मिनेशन ऑफ लीन, लीन भी पूरा एक कैटेगरी रखा है मैंने। रीसेल मत करो, कोई बात नहीं है ना। ट्रांजिट कब खत्म हो जाता है ये पता नहीं, मेरा बहुत इंट्यूशन आ रहा है कि यार ये पूरा डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है इंस्टीट्यूट इस बार। ठीक है, फिर बात करते हैं सर हमारा डिस्टिंक्शन क्या है लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट में। पता नहीं क्यों बहुत लग रहा है कि यार ये आ जाएगा, ये आ जाएगा लग रहा है ना। फिर बोलता है मैंने बोला है फिर कि एक्सेप्शन जहां पे अनपेड सेलर का लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट डिफीट हो जाता है, ये एक्सेप्शंस को ध्यान में रखना, है ना। यहाँ पे ये एक्सेप्शंस को ध्यान में रखना कि लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट आपका कब डिफीट हो रहा है, सब सेल वगैरह पे क्या इंपैक्ट आएगा। फिर अगेंस्ट द बायर पे मैंने सिर्फ सूट फॉर इंटरेस्ट पे अलग से केस स्टडी बना के इंस्टीट्यूट पूछ सकता है इसलिए मार्क किया है। बाकी ये टॉपिक मैंने पूरा मार्क किया है कि राइट ऑफ बायर क्या होता है अगेंस्ट दी सेलर, क्योंकि सेलर के पास क्या राइट है बायर के खिलाफ, ये तो कॉमन टॉपिक है। जो एबनॉर्मल है वो है बायर के पास क्या राइट है हमारे सेलर के खिलाफ, ये पूरा बना के पूछा जा सकता है अलग से भी, और पूरा थ्योरी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। ऑक्शन सेल, तुम जानते हो सदाबहार इंस्टीट्यूट को भैया पसंद है ऑक्शन सेल, और तुम जो है ना ऑक्शन सेल जरूर छोड़ के मत जाना, है ना, अच्छे से करके जाना। बाकी खत्म है सर, डन डना डन डन। इसी के साथ हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं आप लोगों को जाने से पहले बस इतना बता देना चाहता हूं कि हमारे एग्जाम्स को ज्यादा टाइम बचा नहीं है। प्लीज 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 अभी सारी चीजों को छोड़ दो और अपने एग्जाम की तरफ ध्यान दो। तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलने के बाद तुम्हारी प्रिपरेशन में चार चांद लगनी चाहिए। तुम्हारा थकावट थोड़ा दबा के रखो। तुम थक रहे हो, आई नो, तुमको लग रहा है यार हो गया, चले आ रहे हैं, 3 अटेम्प्ट हो गया, 4 अटेम्प्ट हो गया, नहीं हो पा रहा। ये आखिरी का 1 महीना डिसाइड करता है कि कौन वो 15 से 20% के अंदर आने वाला है। ये आखिरी का 1 महीना अगर तुमने संभाल लिया ना तो बस संभल गए, वरना बिगड़ गए, वरना नहीं हो पाएगा। फिर वही 3 महीने की मेहनत चालू करो। आजकल तुम देख ही रहे हो इतने सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, कभी इंस्टीट्यूट बोलता है 2 अटेम्प्ट हो गया फाइनल का, कब मन करेगा इंटर का 2 कर देगा, कब मन करेगा फाइनल का 2 कर देगा, क्या पता फाउंडेशन में एमसीक्यू रिलीज हो जाए, कब चीजें बदल जाए, यू नेवर नो। हमको लोग बोलते हैं सीपीटी होता तो हम भी पास हो जाते, तो भाई उस समय 60% 80% जनता जो फेल हो रही थी उनका क्या। 2012 में 14 में जब हमको पूछा जाता है कि अरे तुम्हारा तो बढ़िया था, सीपीटी था, सारा एमसीक्यू था, तो उस समय 70% फेलियर क्यों था। सीपीटी में भी तो 30% बच्चे ही फाउंडेशन पास होते थे, आज की डेट में 20 हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज की डेट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी तो बढ़ गए हैं, पहले कम हुआ करते थे, आज ज्यादा हो रहे हैं।
समझ रहे हो मेरी बात को? तो तुम एकदम सही डिग्री कर रहे हो, एकदम सही प्रोफ़ेशन कर रहे हो। इसके साथ-साथ में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। तुम्हारे एग्ज़ाम्स तुम्हारे सामने हैं। सारी चीज़ों को अवॉइड करो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब काम का है तो रखो वरना डिलीट। ईमेल्स पे बात करो भाई, ईमेल्स, दोस्तों को ईमेल मारो, ईमेल, है ना? तुमको भी याद आएगा कि मैंने जब सीए फाउंडेशन किया था ना, मैंने अपने सोशल मीडिया से अपने आप को ऐसा दूर किया था कि मैं ईमेल्स पे बात करता था। ज़रूरत है हाँ, कि भैया रात को राइटिंग प्रैक्टिस पे मुझे प्रैक्टिस करना है, आना है। हाँ, तब तो मैं बुला रहा हूँ, आना पड़ेगा। दूसरे के फ़ोन से आओ, पापा के फ़ोन से आओ, मम्मी के फ़ोन से आओ, रात को बुला रहा हूँ। आप किसी के फ़ोन से भी आ सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको अपना हैंडल बनाना पड़े, है ना? तो भैया आपके पास ऑप्शंस है, बस आपको देखना है कि आप क्या चूज़ कर रहे हो। आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो कि लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, ये आपके ऊपर है। आप कितनी तेज़ भागो, लेकिन आप गलत तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप पास नहीं हो पाओगे। दिस इज़ द हार्श ट्रूथ, है ना? तो बस मैं मदद कर सकता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपको तो जो है ना सफ़र में मैं सिर्फ़ टॉर्च लाइट दिखा के अंधेरे में रोशनी का काम कर सकता हूँ, लेकिन उस सफ़र में अब टॉर्च पकड़ के आगे तो चलना आप ही को रहेगा। आपको बस मैं रास्ता दिखाने बीच-बीच में आते रह सकता हूँ कि तू गलत जा रहा है, तू सही जा रहा है, तू ठीक कर रहा है, तू गलत कर रहा है ना? तो आपको अपना करियर खुद बनाना है, आपको अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करना है। एग्ज़ाम्स में ज़्यादा टाइम है नहीं, डॉट 1 महीने का टाइम बचा है। 15 तारीख को तुमको ये वीडियो मिल रहा है, 14 मई से तुम्हारे एग्ज़ाम्स है, फोड़ दो। पूरा एकदम तबाही मचा दो, एकदम ऐसा मचा के दिखाओ कि लगे यार कि यार मचाया है, मतलब रिज़ल्ट लाया है ना? अरे सीए में ना प्रॉब्लम क्या है कि यू आर फेल, 199 लाओ तुम फेल हो, 200 लाओ तुम पास हो। ये एक प्रॉब्लम भी है, ये एक जो है हमारा क्या कहते हैं इसको तुम समझ लो ब्लेसिंग भी समझ लो, क्योंकि तुम 350 की मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा 200 नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ मतलब नहीं है। तुम सही एम करो, तुम ज़रूर पहुँचोगे अपने सफ़र तक। बाकी मैं तो बैठा ही हूँ तुम्हारे लिए, जब बुलाओगे तब आ जाऊँगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, एग्ज़ाम हॉल तक मैं जाऊँगा, मेरी कानों में आवाज़ आती रहेगी। डोंट वरी एट ऑल, लॉ का पेपर देख के तुमको खुशी ज़रूर होगी, विश्वास करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, कल मिलेंगे सर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ रात को 10:30 बजे। आना मत भूलिएगा। बाकी सर अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।